हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो यार ये वाला मानहवा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और इसको मैंने लेटेस्ट चैप्टर्स तक एक्सप्लेन किया है। तो यार अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हाइप कर देना। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो के तरफ। ये कहानी तब शुरू होती है जब हमारा बंदा एक वाइवर्न को आसपास घूमते हुए देखता है। इतना फ्री उड़ने वाला वाइवर्न उसने कभी नहीं देखा था और इतना बड़ा जानी आसमान में घूम रहा हो तो शौक होना बनता है। इसी एक रीज़न की वजह से वो डिसाइड करता है कि अब वो मर्सनरी लाइफ से रिटायर हो जाएगा। कुछ टाइम बाद हमारा बंदा एक मेज़ को अपनी पावर से पकड़े होता है और सोचता है कि क्या ये बंदा अपनी असली ताकत छुपा रहा था, क्योंकि ये पावर किसी नॉर्मल मर्सनरी की तो होती ही नहीं। एस्टर ये सुनकर हंसी मार देता है और अपनी पीठ से कुछ निकालकर पूछता है, क्या ये किताब एक ग्रिमोयर है। वो आदमी ठंडा पसीना छोड़ देता है पर फिर भी हाँ बोलता है और पूछता है, क्या तुमको लगता है पूरी आर्मी सिर्फ एक हंटिंग डॉग को मारने यहाँ टपक गई। एमसी उनको ट्रैश बोलता है, बिल्कुल बाकी सारे डेक्लन हाउस वालों की तरह। फिर सीधा मुद्दे पे आता है और पूछता है कि ये किताब डेविल ने कैसे बाहर फेंकी, पर वो बंदा बस बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता। एमसी को अजीब लगता है क्योंकि डेक्लैंग जैसा ग्रीडी खानदान इतनी बड़ी चीज को बेसमेंट में दबा नहीं के रखेगा और बंदा यूज करना भी नहीं जानता। फिर भी वो लोग इसके पीछे पड़े हुए थे सिर्फ एक किताब की वजह से। तो एमसी को पक्का लगता है कि ये चीज बहुत ही कीमती होगी। वो बंदा फिर से ऑर्डर देता है कि ग्रिमोयर दे दो और बोलता है कि शायद वो लीडर से रहमत मांग ले और एमसी को वापस मर्सनरी बना दे। पर हमारा बंदा मुस्कुराता है और पूछता है कि भाई तुम्हारे मैनेजर के पास कौन सी ताकत है जो ये सब कर पाएगा। फिर बोलता है कि चलो अपने आखिरी शब्द बोल दो। तभी बैटलफील्ड पर कोई आता है और उसकी इतनी खतरनाक ऑरा महसूस करके एमसी बिल्कुल हिल जाता है। वो आदमी आके एमसी की इंस्टिंक्ट्स की तारीफ करता है और बोलता है कि वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के मैजिकल डेक्लन हाउस का लीडर है और कहता है कि पहले ग्रिमोयर दे दो फिर बात करेंगे। एस्टर अपना शौक छुपा नहीं पाता क्योंकि वो 10 साल से ज्यादा से मर्सनरी है और आधी जिंदगी डेक्लन हाउस के लिए काम किया है, पर लीडर को पहली बार सामने देख रहा है। डेक्लन फैमिली ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रांग मैजिकल फैमिली है और इसका लीडर हिस्ट्री का सबसे पावरफुल मेज माना जाता है। इसीलिए एस्टर को आइडिया नहीं कि ये आदमी असल में कैसा होगा। पर हमारा बंदा को कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा बोल देता है जाओ जहन्नुम में। लीडर को यकीन ही नहीं होता उसने क्या सुना, पर एमसी पूछता है क्या तुमको लगता है मैं किसी और का मेहनत से मिलने वाला रिवॉर्ड छोड़ दूंगा? अगर मैं दे दूं तो मैं भी कितना शेमलेस हो जाऊंगा। वेन बैटलफील्ड के बीच खड़े होकर मुस्कुराता है और हंसी निकाल देता है। एस्टर कोशिश करता है डर हाइड करने की, पर दिल में जानता है कि उसे वो वाइवर्न आसपास उड़ता हुआ नहीं देखना चाहिए था। ऊपर से ये साला डेक्लैन का लीडर भी आ गया और अनफॉर्चुनेटली उसे उसकी ऑरा से ही समझ आ गया कि वो सच में मजाक नहीं है। ये बंदा डेफिनेटली उसने जिंदगी भर में देखा सबसे स्ट्रांग मेज है। फारिन मानता है कि उसके लिए ये बंदा को मारना और ग्रिमोयर ले जाना बहुत आसान होता। फारिन बोलता है कि वो आसानी से उसे मार सकता है और बाद में ग्रिमोयर ले सकता है, पर फिर भी उसे चांस देता है कि वापस डेक्लैन के परों के नीचे आ जाओ, बस ग्रिमोयर दे दो और तुमने जो कुछ किया है मैं सब पे आंख बंद कर दूंगा। एमसी कुछ नहीं बोलता। लीडर फिर कहता है कि जो टैलेंट उसने अभी देखा वो याद रखने लायक है। इतनी लंबी फाइट देखने के बाद भी वो यकीन नहीं कर पा रहा कि पहले कभी नोटिस कैसे नहीं किया। वो गारंटी करता है कि इस लेवल की एबिलिटी के साथ एमसी बहुत दूर तक जा सकता है अगर डेक्लैन हाउस का फुल सपोर्ट मिले। लेकिन बहुत बोलचाल के बाद हमारा बंदा फाइनली बोलता है कि ठीक है, वो मान सकता है, बस एक शर्त पे। अगर फारेन उसे लीडर की कुर्सी दे दे तब वो सोच लेगा। यह सुनकर फारेन का गुस्सा फट जाता है, पर एमसी सीधा अपनी मुट्ठी टाइट करता है और जो बंदा उसके हाथ में पकड़ा हुआ था उसका गला और जोर से दबा देता है, सीधा वहीं उसको मार डालता है। डेक्लन फैमिली का लीडर इरिटेट हो जाता है, बोलता है सब कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा है और क्लियरली कह देता है कि एमसी शायद अब बचने वाला नहीं। एमसी जानता है ये धमकी फेक नहीं है। वो तैयार होता है, पूरी ताकत से चार्ज करता है और एक फुल पंच मारता है, पर एक पावरफुल बैरियर उसे रोक देता है। एमसी चिल्लाकर बोलता है कि कोई चीज बड़ी है या छोटी ये तभी पता चलता है जब स्टार्ट होता है। फारेन जवाब देता है कि लगता है उसे इस कुत्ते को कॉलर पहनाना पड़ेगा। फिर वो अपनी मैजिक एक्टिवेट करके एमसी को दूर उड़ा देता है, हाथ उठाता है और एक और मैजिक सर्किल बनाता है और एस्टर पर और ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है क्योंकि आसपास सब कुछ टूट फूट रहा है। तब एमसी को फाइनली समझ आता है कि डेक्लैन का लीडर कितना पावरफुल है, उससे एक भी ओपनिंग नहीं मिल रही। इन्हीं सोचों के बीच एक और बैरियर एमसी को जोर से मारती है। फारेन बोलता है कुछ चीजें नापने की जरूरत ही नहीं होती समझने के लिए। फिर एक और मैजिक सर्किल एक्टिवेट करके बोलता है कि उन दोनों के बीच का फर्क बहुत ही बड़ा कोलोसल है। बैटलफील्ड पर एक बारी एक्सप्लोजन होता है। लीडर अपने बैरियर के पीछे बिल्कुल सेफ रहता है और कहता है कि उसने एस्टर को मारा नहीं, सिर्फ जख्मी किया। फिर पूछता है, क्या अब बात करने के लिए रेडी हो? एमसी स्मोक के बीच से पूछता है कि अगर वो सर झुका के डेक्लैन की छांव में वापस आ जाए तो क्या सब माफ हो जाएगा? लीडर बोलता है कि इस बात पे यकीन करना आसान नहीं है।
तभी एमसी, जो जख्मी है, उठकर उंगली उठाता है और अपनी मैजिक एक्टिवेट करता है। बोलता है कि वो डॉग फूड खाने से थक चुका है। अगले ही सेकंड वो एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट चला देता है और एक्साइटेड होकर कहता है कि सिर्फ इसलिए कि कॉलर चमक रहा है और घर बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कैनल नहीं है। पर यह सब बेकार जाता है। लीडर फिर से बिल्कुल अनहार्म्ड सामने आ जाता है, बैरियर बिल्कुल ठीक। ऊपर से एक और जाइगेंटिक मैजिक सर्कल बनाता है और कहता है कि अब वो असली ओवरवेलमिंग पावर दिखाएगा। आसमान से बहुत सारी पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट्स गिरने लगती हैं। इस मोमेंट पर एमसी रुककर सोचता है कि पिछले दिन जब उसने ऊपर देखा था और वो फ्री उड़ता हुआ वाइवन दिखा था, शायद उस वजह से वो उसे देखते ही रह गया और शायद इसी वजह से ये सब हो रहा है। लीडर उसके पास आता है और मानता है कि उसे लगा था एमसी मर जाएगा, पर यह बंदा इतना सब झेल गया। वो पूछता है क्या अब उसे समझ आ गया कि दोनों की पावर का फर्क कितना बड़ा है। एस्टर मानता है कि लीडर बहुत ही पावरफुल है। फारन फिर पूछता है क्या अब बात करने के लिए रेडी हो, क्योंकि अभी उसके पास और भी कहने को चीजें हैं। एमसी समझ नहीं पाता ये कहाँ जा रहा है और पूछता है क्या वो चाहता है कि वो फिर से मर्सिनरी बन जाए। पर फारन बोलता है बिल्कुल नहीं, उसकी असली विश ये है कि एमसी बोंगशन फैमिली का लीडर बन जाए। एमसी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जितना वो जानता है, डेक्लन फैमिली ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल खानदान है, इतना स्ट्रांग कि वो थ्रोन को भी चैलेंज कर सकता है। और लगता है कि वो चाहते हैं कि एमसी उनकी एक वैसल फैमिली बनकर लॉयल्टी स्वीयर करे। ये सोचते हुए एस्टर अपनी डायमेंशनल स्टोरेज से ग्रिमोयर निकालता है और बोलता है कि अब उसे समझ आ गया कि असली ऑब्जेक्टिव क्या है। लीडर बोलता है कि एमसी खुद की वैल्यू को बहुत अंडर एस्टिमेट करता है, क्योंकि वो सिर्फ ग्रिमोयर नहीं बल्कि उसको भी चाहते हैं। एस्टर ग्रिमोयर पकड़ता है और फॉरन बोलता है कि ये सही चॉइस है, क्योंकि इस एक्शन से उसके सारे क्राइम्स इरेज हो जाएंगे। पर तभी बुक आग पकड़ने लगती है और लीडर गुस्से में पूछता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। एमसी बोलता है कि तुमने बोला ग्रिमोयर दो, तुमने ये नहीं बोला कि वो सही सलामत देना है। फारन का गुस्सा फट पड़ता है और बोलता है कि अब तुम्हारी मौत पेनलेस नहीं होगी। एस्टर बोलता है कि उसने कभी पैसों के लिए काम नहीं किया, क्योंकि मर्सनरी बनना उतना कमाई देता ही नहीं। फिर पूछता है क्या लीडर ने कभी सुना है उन मर्सनरीज के बारे में जिन्हें डेक्लन हाउस के यंग मास्टर्स ने खा लिया था। लीडर शॉक हो जाता है और पूछता है क्या ये फॉरबिडन मैजिक से रिलेटेड है। एमसी बोलता है हाँ, उन सालों ने मेरे दोस्त खा लिए थे और पूरी फैमिली ने सब छुपाया। फारन पूछता है क्या ये सब रिवेंज के लिए था। एमसी बोलता है नहीं, उसे रिवेंज में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसे पता है मर्सनरी की लाइफ की वैल्यू इतनी नहीं होती जितनी उसके दोस्तों की थी। बस वो वही कर रहा था जो सब करना चाहते थे। और फिर ऊपर देखे बोलता है कि उसे पैसे की भी जरूरत थी, इसलिए फाइनली डिसाइड किया कि रिटायर करे ताकि कभी वापस किसी कैनल में न जाना पड़े। फारन पूछता है तुम्हारे लास्ट वर्ड्स क्या हैं। फिर उंगली चुटकी से स्नैप करता है और अपना सबसे पावरफुल स्पेल चला देता है, वो ब्लू फ्लेम जो कभी बुझती नहीं। वो ऑर्डर देता है कि अपनी हर गलती का पछतावा करो। लेकिन एमसी गुस्से से फट पड़ता है और बोलता है कि पछतावा किस बात का, उसके पास एक ही ऑप्शन था, डेक्लन फैमिली का डॉग बनना। इससे अच्छा तो वो ग्रे जोन में वापस ही चले जाना प्रेफर करेगा। उस पल वो पहली बार इतना जोर से हंसता है क्योंकि इतनी आज़ादी उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। वो थोड़ा अफसोस करता है कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा, पर क्योंकि उसे कोई पछतावा नहीं, अगर वो दोबारा जन्म ले तो बस एक चीज चाहेगा, आज़ादी, ताकि अपना बदला ले सके। लेकिन अचानक बिना किसी वार्निंग के आग एकदम से गायब हो जाती है, जैसे हवा में उड़ गई हो, और एमसी को समझ ही नहीं आता क्या हुआ। वो साइड में देखता है तो लीडर बिल्कुल फ्रीज हुआ खड़ा है, हिल भी नहीं रहा, और उसे यकीन ही नहीं होता कि सब कुछ जम चुका है, बिल्कुल उस ग्रिमोयर की तरह जो उसके हाथ में था। फिर वो ग्रिमोयर हवा में उड़ने लगती है और एमसी के सीने पर कुछ अजीब सी मैजिकल गियर्स जैसी चीजें बनने लगती हैं। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता ये क्या बकवास हो रहा है। अचानक वो आंखें खोलता है और देखता है कि उसके हाथ में कुछ और ही चीज पकड़ी हुई है। लोग आसपास नॉर्मल चल रहे हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अभी तो वो जलकर मरने वाला था। जल्दी ही उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और पूछता है कि वो कहाँ आ गया। तभी उसे समझ आता है कि वो शायद पास्ट में वापस आ गया है, क्योंकि ये जगह उसे बहुत फैमिलियर लगती है। और फिर याद आता है ये तो वही ग्रे जोन है जहां वो भिखारी की तरह रहता था। वो सच में यकीन नहीं कर पा रहा कि वो पास्ट में आ गया। दिन गुजर जाता है और वो थोड़ा वॉक करने निकलता है। नदी के पास पहुंचकर कंफर्म हो जाता है कि वो सच्ची में अपना पुराना जवान वाला वर्जन बन गया है, और इस बात का प्रूफ है उसके सीने पर बनी हुई फायर आर्क। यह देखकर उसे लगता है कि ग्रिमोयर का इस सब से कुछ लेना देना है, और समझ आता है कि डेक्लैन फैमिली क्यों इतनी पागल थी उस किताब के पीछे। वो डिसाइड करता है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो हो, ये सपना लग सकता है पर फील बिल्कुल रियल हो रही है। और क्योंकि वो जिंदा है, फ्रेश है, वो सोचता है कि सुबह प्रोडक्टिव होनी चाहिए।
यहाँ जो कुछ भी करेगा वो काम आ सकता है। फिर उसे वो सपना याद आता है जो उसके दोस्तों ने भी देखा था। ड्रीम में एक आदमी उसका नाम लेकर बोलता है कि हम सब ग्रे जोन में भिखारी की तरह पैदा हुए, बिना कपड़ों के, बिना खाने के, बिना पढ़ाई के, और पूछता है कि सबसे बुरा क्या होता है। MC बोलता है भूख, पर वो आदमी कहता है कि अगर सिर्फ भूख होती तो हम यहाँ नहीं होते। फिर पूछता है कि हम इस हाल में क्यों हैं। एस्टर पेशेंस खत्म होकर बोलता है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक है। ये सुनकर उसका दोस्त गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पसंद नहीं कि कोई गरीबी में रहकर भी केयर फ्री हो। वो बोलता है कि अगर हमने पढ़ाई की होती तो ये साले नोबल्स हमें गुलाम नहीं बनाते। फिर MC को याद आता है कि उनका सपना क्या था, एक लाइब्रेरी बनानी जहां कोई भी आ सकता हो, चाहे स्टेटस कुछ भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की। पर MC एक कदम और आगे जाने का सोचता है। वो बोलता है कि वो एक टावर बनाएगा। क्यों? कोई खास रीजन नहीं, बस क्योंकि उसे बड़ी चीजें पसंद हैं। अपनी बड़ी सी क्रीपी स्माइल के साथ वो कहता है कि टावर के पहले फ्लोर के एंट्रेंस पर वो डेक्लान की सीक्रेट मैनुअल रख देगा। कवर भी डेक्लन का होगा, कंटेंट भी उनकी सीक्रेट टेक्निक्स। सिर्फ सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। बस प्रॉब्लम ये है कि उसे पता ही नहीं ये मैनुअल हाथ कैसे लगेगी। पर वो कहता है ये फ्यूचर का प्रॉब्लम है। इतनी सोचों में डूबा होता है कि MC को एकदम से मुंह पर जोर का किक पड़ता है और वो जमीन पर जोर से गिर जाता है। फिर वो छोटा सा लड़का उसके ऊपर चढ़कर उसे स्टॉम्प करने लगता है क्योंकि MC ने उसका जगह ले रखा था और उस जगह छुप कर बैठा हुआ था। MC को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये क्या बकवास हो रहा है। वो सोचता है क्या ये कोई एम्बुश है, पर वो तो हजारों बैटल सर्वाइव कर चुका है। एस्टर तुरंत लड़के का पांव पकड़ लेता है। लड़का शॉक हो जाता है कि उसका अटैक ब्लॉक हो गया। फिर MC अपनी डरावनी शक्ल बनाकर बोलता है कि तुझे याद है मुझे 7 बार मारा था ना, तो मैं तुझे 70 बार मारूंगा। लड़का घबरा जाता है पर MC फिर भी पंच मार देता है। पर जैसे ही उसका पंच लगता है उसे अपने हाथ में क्रैक की आवाज सुनाई देती है। वो हाथ देखकर शॉक हो जाता है कि उसका आर्म क्यों सूज गया। इसी बेध्यान में उसके मुंह पर एक और पंच पड़ता है और फिर से वो स्टॉम्प किया जाता है। MC बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। पेन तो बहुत हो रहा था पर दिल का दर्द उससे भी ज्यादा था। अचानक लड़का एक पत्थर पर गलत पैर रख देता है और बैलेंस खो देता है और सीधा नदी में गिर जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो देखता है MC फुल स्पीड से भाग रहा है। वो चिल्लाता है कि तू भाग कहाँ रहा है। एस्टर पीछे मुड़कर कहता है कि मैं भाग नहीं रहा, ये टैक्टिकल रिट्रीट है और मैं तेरी शक्ल याद रखूंगा। वापस सिटी में जाकर वो एक गली में बैठ जाता है। सबसे पहले वो देखता है कि उसकी रिस्ट डिसलोकेट हो गई, वो भी बिना प्रॉपर पंच मारे। तो सोचता है कि टावर बनाने का सपना अभी भूलना पड़ेगा, पहले अपना बॉडी ठीक करना जरूरी है। तभी उसे आवाज आती है, क्या तुम भूखे हो? वो देखते ही समझ जाता है कि एक लाल आंखों वाला लड़का उसके सामने खड़ा है। MC पूछता है, तू मुझे जानता है क्या? लड़का बोलता है नहीं। एस्टर को ये बहुत अजीब लगता है। लड़का पूरा गंदा है पर कपड़े बहुत महंगी लग रहे हैं, मतलब सीधा साफ नोबल, वो भी डिस्गाइज्ड बॉम्ब। इसलिए वो उसका नाम पूछता है। बच्चा बोलता है मेरा नाम डैमियन है और अपनी लाइफ की बहुत लंबी लिस्ट सुनाने लगता है। MC इरिटेट हो जाता है कि ये कितना बोलता है। फिर लड़का कहता है कि उसकी माँ नहीं है। एस्टर तुरंत सॉरी बोलता है और कहता है मेरा बाप भी नहीं। चलो अब अलग हो जाते हैं। पर डैमियन कहीं नहीं जाता, बस चुपचाप खड़ा रहता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। MC को और गुस्सा आ जाता है, सोचता है इसे थप्पड़ मारूं या नहीं। पर तभी डैमियन हाथ आगे बढ़ाता है, मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है और बोलता है मैं तुम्हें हील कर दूंगा। एस्टर शॉक हो जाता है। डैमियन मुस्कुराकर बोलता है मैजिक टच। लेकिन MC पहचान जाता है कि ये सिर्फ मैजिक टच नहीं, ये तो हीलिंग लाइट है, ब्लैंडर फैमिली की सीक्रेट टेक्निक। और वो फैमिली तो डेक्लैन के चक्कर में बर्बाद हो चुकी थी। MC के मर्सनरी इंस्टिंक्ट्स तुरंत चिल्लाने लगते हैं, ये कुछ बहुत ही डेंजरस और गंदा मामला है। और वो समझ नहीं पाता कि ब्लैंडोर फैमिली का बच्चा ग्रे जोन में क्यों घूम रहा है। MC उसे पुकारता है। डैमियन अपनी अलग अलग रंग की आंखों के साथ पूछता है, तूने मुझे बुलाया? MC सोचता है कि ये तो बहुत ही गंदा लग रहा है क्योंकि उसे याद आता है कि ब्लैंडोर फैमिली में एक बंदा था जिसके आंख अलग रंग के थे और वो ही था वो ब्लैंडोर का असली मॉन्स्टर, वो बुचर जो मरने के बाद भी नहीं मरता था। फिर छोटा लड़का मिट्टी में चींटी से खेलना शुरू कर देता है और MC को समझ नहीं आता कि क्या ये वही बंदा हो सकता है या कोई और ही इंसान है। रिग्रेस होने से पहले MC एक मर्सनरी था जो डेक्लन फैमिली के कहने पर ब्लैंडोर फैमिली की तरफ गया था। टीम वाले पूछ रहे थे कि ये मिशन क्यों जरूरी है क्योंकि ब्लैंडोर फैमिली तो ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है। किसी ने बोला था कि उसने सुना है कि कोई मॉन्स्टर उनके एरिया में घुस आया है जो खुद को हील करता रहता है और शायद बहुत लोग मर चुके होंगे। MC सोच रहा था कि शायद कोई ओग्रे टाइप होगा या कुछ और, पर तभी उसने असली चीज देखी। कोई ओग्रे नहीं था बल्कि एक आदमी एक दूसरे आदमी को आधा काट रहा था।
वो आदमी अपनी यूनिक हीलिंग मैजिक बार बार यूज कर रहा था, लड़ते हुए हंस रहा था, बिल्कुल पागल। वही था ब्लैंडोर का मॉन्स्टर, वो बुचर जो मरने के बाद भी नहीं मरता था, और उसका नाम था डेमियन वॉन ब्लैंडोर। ये सब याद करने के बाद भी एस्टर कंफ्यूज्ड है कि ब्लैंडोर का इतना डायरेक्ट डिसेंडेंट ऐसी जगह क्या कर रहा है। अचानक लड़का अपना एक्सप्रेशन चेंज करता है और बोलता है कि चलो खाना खाएं, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि सेहत के लिए खाना जरूरी होता है। एस्टर मान जाता है पर पूछता है पैसे हैं। लड़का एक पाउच दिखाता है जो पूरा सोना से भरा होता है, तो एमसी अपनी बेवकूफ़ी नहीं दिखाता और बोलता है अब तो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। डेमियन पूछता है कि क्या इतनी इजीली फ्रेंड्स बन सकते हैं, और वो बोलता है कि दोस्त बनना गलत थोड़ी ना है, और दोस्त अपने पास की चीज़ें शेयर करते हैं। ये बोलते ही वो चिल्लाता है चलो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद एस्टर सुकून की सांस लेता है क्योंकि डिनर अच्छा था, पर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है क्योंकि डेमियन इधर उधर रेस्टलेसली घूम रहा है। लड़का बोलता है कि वो हमेशा अपने घर के बाहर सोता था और पहली बार उसने देखा है कि जहां उन्होंने खाना खाया उसके ऊपर एक पूरा घर बना हुआ है। फिर वो बेड पर चढ़ जाता है और बोलता है कि उसका भी कोई बाप नहीं है। एस्टर बोलता है कंपटीशन मत बना यार, और पूछता है कि क्या कम से कम उसकी माँ तो है। लड़का माँ को ढूंढने लगता है और एमसी सोच में पड़ जाता है कि अगर औरत घर में नहीं है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। वो पूछता है कि लड़का कितने टाइम से अकेला है। डेमियन बोलता है कि जब से वो अपनी फैमिली से भागा था और उसने 10 बार सोना काउंट किया था। एमसी हिलसा रह जाता है क्योंकि इसका मतलब हुआ कि ये बंदा भाग गया और 10 बार सोया। डेमियन समझाता है कि वो दिन में 2 नैप लेता है और वो सिर्फ नैप्स काउंट करता है, इसलिए टोटल 10 हो गए। एस्टर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और डिसाइड करता है कि ये बंदा शायद 3-4 दिन से भाग रहा होगा। फिर वो साइड में घूमकर सीधा बेड पर मुंह के बल गिर जाता है क्योंकि उससे कन्फर्म हो जाता है कि उसे एक पागल मिल गया है। साथ ही वो रियलाइज करता है कि शायद उसे ब्लैंडोर फैमिली से जुड़े इस लड़के का बेबीसिटर बनना पड़ेगा और शायद बाद में उसे डेक्लैंस को फेस करने में भी मदद मिले, पर उसे पता है कि पहले उसे अपने कुछ और मसले सॉल्व करने होंगे। तो वो बोलता है कि वो सो जाएगा और प्लीज उसे डिस्टर्ब न करें। लड़का पूछता है क्या वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेगा और एमसी हाँ बोल देता है। फिर वो सोने लगता है और याद करता है कि रिग्रेशन से पहले उसने कितनी सारी नोबल मैजिक चोरी की थी और कितनी बार मौत के करीब पहुंच गया था, और जो मैजिक उसने सीखे थे, बॉडी हार्डनिंग टेक्निक, स्पिरिचुअल मैजिक, समोनिंग, एल्केमी और बहुत सारी और चीजें। लेकिन मरने से थोड़ा पहले उसे एक ऐसी पावर मिली थी जो लिटरली कैटास्ट्रोफिक थी। उस वक्त वो आंख खोलता है और सोचता है कि वो डेक्लैंस की फाउंडेशन आर्ट सीखेगा, सेलेस्टियल ओरिजिन टेक्निक। वो खुश होता है क्योंकि उसने रिसर्च करते टाइम एक बार में पूरा टेक्निक याद कर लिया था। तो वो सांस की टेक्निक यूज करना शुरू करता है, लेकिन अचानक उसके सीने से एक अजीब सी पावरफुल एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और उसे लगता है जैसे उसका पूरा बॉडी लावा में गल रहा हो, पर उसे पता है कि उसे फोकस रहना है और सहना पड़ेगा। फिर उसे फील होता है कि उसके बॉडी में इम्प्योरिटीज भरी पड़ी हैं, पर उसे समझ नहीं आता कि ये इम्प्योरिटीज उसके अंदर आई कैसे। उसे पता है ये हाई लेवल एलीट मैजिक होता है जो माना पाथवे को फोर्स करता है और इम्प्योरिटीज को जला देता है, जिस सर्किट को माना बात कहते हैं। ये सब सहने के बाद एमसी एकदम हवा को झटके से खींचते हुए आंखें खोलता है जैसे सांस रुक गई थी और उठकर पूछता है कि कितना टाइम बीत गया, पर डेमियन तो बिल्कुल शांति से सो रहा होता है। एमसी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सर्किट में अब कोई इम्प्योरिटी नहीं है और उसका माना पहले जन्म से भी ज्यादा प्योर हो गया है। लेकिन उसे पता है कि फिर भी डेक्लैन के एलीट को हराना मुश्किल है, चाहे वो 100 बार रिग्रेशन करके आ जाए। फिर भी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है क्योंकि मर्सनरी होने का एक्सपीरियंस अब उसके काम आ रहा है। अगले दिन डेमियन बोलता है कि उसके बाल ब्राउन हो गए। एमसी को तब याद आता है कि उसने ही लड़के के फ्लैशी बाल और नोबल टाइप के कपड़े चेंज किए थे ताकि वो ध्यान न खींच ले। डेमियन पूछता है अब हम क्या करेंगे, और एमसी मुस्कुराकर बोलता है थोड़ी सी शरारत करेंगे। बाहर स्पॉटी खुद को स्ट्रेच कर रहा होता है और बोलता है दिन कितना अच्छा है। फिर वो एमसी को देख लेता है और गुस्से से पूछता है कि वो कहाँ चला गया था और क्या वो नाली में नहा कर आया है क्या। एस्टर बिना टाइम वेस्ट किए उसके पेट पर एक पंच जोड़ देता है और वो सीधा जमीन पर सीधा तन के गिर जाता है। एस्टर इरिटेट होके बोलता है कि जल्दी उठ जा, अभी 123 पंचेस और बाकी हैं। इसी वक्त बाकी लड़के चिल्लाते हुए आते हैं क्या हो रहा है, कौन है वो कमीना जिसने स्पॉटी से पंगा लिया। पर इससे तो एस्टर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और डेमियन के साथ मिलकर सोचता है कि शायद आज थोड़ा ज्यादा हो जाए। लड़ाई शुरू होती है और एमसी सबको टपका देता है जबकि डेमियन बस साइड से देख रहा होता है। वो देखकर हैरान होता है कि एमसी का मुक्का माना गैदर करता है और फिर एक्सप्लोड जैसा इम्पैक्ट देता है। उसे लगता है ये कमाल है। एस्टर पूछता है क्या वो ध्यान से देख रहा है और डेमियन मानता है कि ये वैसे ही इनक्रेडिबल है। स्पॉटी जमीन पर इंजर्ड गिरता है और डेमियन तुरंत अपनी हीलिंग मैजिक यूज कर देता है। वो उसका शुक्रिया करता है पर एमसी तुरंत बोल देता है कि अभी इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो।
दोपहर बीत जाती है और एस्टर बिना दया के स्पॉटी को मार मार के हालत खराब कर देता है। हर बार पूछता है कि उसने कितने हिट्स खाए। बेचारा लड़का जवाब भी नहीं दे पाता। तब डेमियन पूछता है क्या अब उसकी बारी है और बोलता है कि वो उसे हील करेगा। स्पॉटी और ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है उसके सामने दो शैतान खड़े हैं। रात हो जाती है और एमसी सबको थैंक्स बोलता है कि वो लोग साथ थे। वो सोचता है कि एनर्जी जबरदस्त थी और इसलिए वो खुद पर प्राउड होता है। तभी कोई उसका ध्यान खींचता है। वो स्पॉटी होता है जो पूछता है क्या वो लोग जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने काफी पिटाई खा ली। एस्टर हाँ बोलता है पर लड़का कहता है कि जहां वो लोग खड़े हैं वो उसका घर है। एमसी गुस्से से फट पड़ता है क्योंकि उसके हिसाब से स्पॉटी हद कर रहा है। ये देखते ही सारे लड़के भाग लेते हैं। एस्टर पलटकर देखता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। मूवमेंट फास्ट भी है और साइलेंट भी, बिल्कुल मर्सनरी जैसा। उसे लगता है ये किसी का पीछा करने वाला बंदा होगा पर समझ नहीं आता क्योंकि वो पूरा ध्यान दे रहा था। सिचुएशन बकवास लग रही है क्योंकि उसके पास माना भी बहुत कम बचा है। फिर वो आंखें सेंकता है और तैयार हो जाता है। मर्सनरी के टाइम वो ऐसी मुश्किलों से बच चुका है। माना कंप्रेस करना शुरू करता है और जब काफी माना गैदर हो जाता है वो अपना फिंगर टारगेट की तरफ पॉइंट करता है। एक ही चांस है। लेकिन जो बंदा दौड़ रहा होता है वो घुटनों पर स्लाइड करता हुआ रुकता है और चीख कर बोलता है, यंग मास्टर। डेमियन डर जाता है क्योंकि वो बटलर अल्फ्रेडो होता है। बूढ़ा आदमी रो रो कर बोलता है कि वो कितने दिनों तक डेमियन को ढूंढता रहा और ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चला गया क्योंकि पता ही नहीं था लड़का क्या कर रहा है। डेमियन बोलता है छोड़ो मुझे, पर बटलर मना कर देता है और उसे घर लौटने की भीख मांगता है। एमसी को ये सीन थोड़ा बेचारा सा लगता है। आखिर अल्फ्रेडो डेमियन को पकड़ लेता है और पलटकर एमसी से माफी मांगते हुए अपना परिचय देता है कि वो ब्लैंडोर फैमिली का बटलर है। फिर वो बोलता है कि उसने देखा डेमियन को ये लड़का पसंद आया हुआ है तो पूछता है क्या एमसी फैमिली के टेरिटरी चलना चाहेगा। एमसी ठंडी सांस खींच लेता है क्योंकि उसे पता है कि ब्लैंडोर फैमिली का बेसिक रूल है कि वो लोग किसी गंदे इंसान को पसंद नहीं करते और यहाँ वो कोई ऐसी नीयत देख नहीं रहा। पर फिर भी वो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता, कनेक्शंस बनने ही बनते हैं और वैसे भी उनका टेरिटरी कैपिटल जाते रास्ते में ही पड़ता है। ये सोचकर वो इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सोचता है कि शायद वो लाइब्रेरी बनाने के रास्ते से थोड़ा भटक गया है, पर इस वक्त ज्यादा जरूरी चीज ये है कि पता चले ब्लैंडोर के घर का खाना टेस्टी होता है या नहीं। रात निकल जाती है और वो लोग गाड़ी ऑफ वैगन से फाइनली वहां पहुंच जाते हैं। एमसी कैरेज से उतरता है और हद्दों खुले मुंह से देखते रहता है कि मैंशन कितना बड़ा है। अल्फ्रेडो कहता है कि देर हो गई है इसलिए रेस्ट करना चाहिए। फिर वो लैनकैंसी को बोलता है कि सब संभाल ले। लैनकैंसी जो पहले बहुत ही करिश्माई थी अपना एक्सप्रेशन चेंज करती है और बड़ा ही पोलाइट होकर यंग मास्टर को फॉलो करने को बोलती है। एमसी को पता है ये लड़की कितनी डर वाली है तो वो सीधा हाँ बोल देता है। सब लोग मैंशन के अंदर चले जाते हैं। रात बीत जाती है और बटलर घर के अंदर चल रहा होता है जब तक वो एक दरवाजे पर नॉक करके अंदर नहीं चला जाता। अंदर एक औरत पूछती है, डेमियन आ गया? वो जवाब देता है कि लड़का 7th ग्रे जोन में था। ये सुनते ही उसके सामने एक जोर का एक्सप्लोजन होता है क्योंकि मैडम इतनी गुस्से में आ जाती है कि उसके बेटा वहां था। वो गुस्से से पूछती है क्या सब ठीक है और क्या उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं। अल्फ्रेडो उसे शांत रहने को बोलता है और कहता है कि वो सब समझाएगा। सब कुछ बताने के बाद मैडम बोलती है कि वो समझ गई और अब थोड़ी रिलैक्स्ड है। वो ये भी मानता है कि डेमियन को बचाने वाले एमसी के लिए भी ये बड़ा रिलीफ था क्योंकि एक माँ का गुस्सा, वो भी एक ऐसी माँ जो पहले ब्लड विच के नाम से जानी जाती थी, उससे कोई नहीं रोक सकता। वो अल्फ्रेडो की तारीफ करती है कि उसने अच्छा काम किया, पर बटलर कहता है कि एक अजीब बात उसके ध्यान में आई। मैडम पूछती है क्या बात है। वो बताता है कि डेमियन ने जो दोस्त बनाया है वो कुछ अलग ही लेवल का है। लड़का होने के बावजूद उसने बटलर की प्रेजेंस दूर से ही महसूस कर ली। जैसे ही वो नजदीक आया एमसी पहले से रेडी था काउंटर अटैक के लिए, और जब और करीब आया तो फील हुआ कि एमसी एक मैजिकल मिसाइल उस पर पॉइंट किए खड़ा था। मैडम को ये सुनकर हैरानी होती है, एक टैलेंटेड लड़का ग्रे जोन में? काफी अजीब लगता है। बटलर का चेहरा बदलता है और वो बताता है कि उसे एक फेवर मांगना है। अगली सुबह अल्फ्रेडो एमसी के कमरे में आता है और बड़ी खुशी से बोलता है, क्या तुम मेरे सक्सेसर बनोगे? एस्टर को समझ ही नहीं आता क्या बकवास हो रही है। बटलर को लगता है ये इतना अमेजिंग ऑफर है कि कोई मना ही नहीं करेगा, पर उसे सीधा न मिलता है। वो शॉक हो जाता है, ऑलमोस्ट यकीन नहीं होता कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया। डेमियन भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। एमसी ऑफर के लिए थैंक्स बोलता है पर कह देता है कि वो सब जैसा चल रहा है वैसे ही सही है। बटलर को एक आइडिया आता है। उसे लगता है ग्रे जोन का लड़का शायद अपनी औकात को गलत समझ रहा है, तो वो लंबी भाषण शुरू करता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और इस उम्र में लड़का सोचता होगा कि वो सब कुछ कर सकता है।
पर जितना वो बोलता जाता है एमसी उतनी ही जिद्दी तरह मना करता जाता है। बटलर अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है पर खींचकर कंट्रोल रखता है। फिर पूछता है, क्या तुमने कैनियन गोब्लिन की कहानी सुनी है? एस्टर प्रिटेंड करता है कि वो सुन ही नहीं रहा और बोलता है कि वो तो वाइवर्न के बारे में सोच रहा था। ये सुन के अल्फ्रेडो का पेशेंस टूट जाता है। वो जमीन को जोर से पटकता है और अपनी पूरी ऑरा रिलीज कर देता है, दिखाने के लिए कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी डरावनी हो सकती है। इसी के साथ दोपहर बीत जाती है और एमसी बटलर के साथ एक और रूम में जाता है जहां सारे एम्प्लॉयज इकट्ठा हैं। अल्फ्रेडो एमसी से पूछता है कि उसे कैसा लगता है, क्योंकि ये सारे एम्प्लॉयज नए हैं। पर एस्टर को तुरंत समझ आ जाता है कि ये फैमिली मजाक नहीं कर रही, क्योंकि जो माना वो फील कर रहा है। ये देखकर मानना मुश्किल होता है कि ये सब टीनेजर्स हैं, पर एमसी को ये सब थोड़ा फनी लगता है, क्योंकि जब वो उनकी आंखों में सीधा देखता है तो उसे लगता है ये सब तो असली में गोब्लिन्स ही हैं। बटलर फिर से पूछता है कि क्या वो ऑफर एक्सेप्ट करेगा, पर एमसी जानबूझकर अलग अलग बहाने बनाकर मना करने लगता है। तभी एक लड़का बटलर को बुलाता है और बोलता है कि अगर एमसी ने सच में कुछ फील किया होता तो वो सोचता भी नहीं और सीधा ऑफर एक्सेप्ट कर लेता, और क्योंकि उसने मना किया है तो डेफिनेटली उसने कुछ भी फील नहीं किया होगा। अल्फ्रेडो ऑफ बटलर पूछता है क्या वो पावर शो करने के लिए डुएल प्रपोज कर रहा है, और लड़का बोलता है हाँ बिल्कुल। बटलर को आइडिया पसंद आता है और वो एमसी से पूछता है क्या वो डुएल एक्सेप्ट करेगा। एमसी को इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि सब लोग उसे इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि उन सबको लगता है कि वो बस एक लकी भिखारी जैसा बंदा है जो कहीं से भी आ टपका। तो एमसी पूछता है क्या वो अपना अपोनेंट चूज कर सकता है। अल्फ्रेडो बोलता है हाँ। फिर हमारा बंदा सीधा विंस्टर की तरफ उंगली कर देता है, पर वो रुकता नहीं। एक के बाद एक कई लड़कों की तरफ उंगली करके बोलता है कि वो एक साथ 5 से लड़ेगा और ऊपर से प्रवोक भी करता है। क्या बे, मरने से डर लग रहा है क्या? बटलर शॉक हो जाता है ये सुनकर, पर फिर जोर से हंस पड़ता है, क्योंकि उसे एमसी का ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। पर वो कंफर्म करता है, क्या तू अपने वर्ड्स की जिम्मेदारी लेगा? एमसी बोलता है हाँ बिल्कुल। बटलर खुश होता है और बोलता है कि अगर एमसी 1 मिनट तक टिक गया तो रिवॉर्ड मिलेगा, वरना उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एमसी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे फुल डाउट है कि बटलर इसे अपना सक्सेसर बनाने की बात कर रहा होगा, पर वो फिर भी एक्सेप्ट कर लेता है। सब अरीना की तरफ निकल पड़ते हैं। एक इंस्ट्रक्टर बटलर से पूछता है क्या लड़का खतरे में नहीं है। बटलर बोलता है हाँ है, और इसीलिए फाइट जरूरी है ताकि उसकी जिद टूट जाए। इंस्ट्रक्टर बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि उसकी जॉब रिस्क में पड़ सकती है। तो वो डेमियन के पास जाके पूछता है कि क्या सोचता है, और बोलता है कि एमसी डेंजर में है। पर डेमियन खुश हो जाता है, पर लैंस उसे डांट देती है कि फाइट में इंटरफियर मत करना, नहीं तो मैडम गुस्सा होगी। बटलर इंस्ट्रक्टर को फाइट शुरू करने का ऑर्डर देता है, और इंस्ट्रक्टर टेंशन में होते हुए भी जैस ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स बोलकर मान जाता है। लैंस कुछ नोटिस करती है और कहती है, मैं जरा दूर जा रही हूँ मास्टर, प्लीज इंटरफियर मत करना। पर वो हंसी के साथ बोलता है कि वो कोई गारंटी नहीं देता। फिर रनफेट सबको रूल्स समझाने आता है। वो बोलता है डुएल टर्न बेस्ड होगा, पर एक्साइटेड बटलर सीधा मना कर देता है, बोलता है सब एक ही टाइम पार्टिसिपेट करेंगे। इंस्ट्रक्टर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर वो वापस रूल समझाता है कि फाइट तब खत्म होगी जब एक साइड गिव अप करे, और इंस्ट्रक्टर कभी भी डुएल रोक सकता है। विंस्टर को बहुत इरिटेशन होती है कि एक बैगर जैसा बंदा उसके सामने ऐसे खड़ा है जैसे पूरा वर्ल्ड उसका हो। तभी इंस्ट्रक्टर फाइट स्टार्ट करने का सिग्नल देता है, और तुरंत ही हमारा एमसी सीधा आगे बढ़कर एक पंच जोड़ देता है। एमसी का पंच सीधा लड़के के पेट पर लगता है और बाकी सबको भी लगता है। सब जमीन पर धड़ से गिर जाते हैं। विंस्टर को यकीन ही नहीं होता कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। कॉन्फिडेंट एमसी उससे बोलता है, छोटे बंदे को अंडर एस्टिमेट मत कर, समझा? लड़का डरा हुआ होता है, क्योंकि उसके सामने वो क्लियरली मैजिक मिसाइल जैसा स्पेल देख रहा होता है। एस्टर टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा सारे अटैक्स चला देता है और बोलता है, लोगों को बिना जाने जज मत करो, और सारे मैजिक मिसाइल सीधा उनके सर पर लगते हैं। विंस्टर को यकीन नहीं होता कि वो हार रहा है। अगले ही सेकंड एमसी उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और बोलता है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ दुनिया कितनी बड़ी और कितनी रूथलेस होती है। फिर एक पंच मार देता है जो विंस्टर को उड़ा देता है। एमसी बोलता है, ये लेसन अच्छे से याद रखना, पर लड़का चिल्लाने लगता है कि एमसी क्रेजी है, क्योंकि उसने जो अटैक यूज किया वो मैजिक नहीं था। एस्टर सीधा दौड़ते हुए बोलता है, हाँ मैजिक ही है, और उसके मुंह पर सीधा एक तीखा किक जोड़ देता है। ये बॉडी मैजिक होता है। सबके सब शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि एस्टर सबकी धुनाई कर रहा होता है। अल्फ्रेडो सबसे ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने क्लियर देखा था कि मैजिक मिसाइल 4-5 गुना कंप्रेस करके चलाया गया था, और उससे याद आ जाता है कि वो खुद उस अटैक का शिकार होने वाला था। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि एमसी का माना कंट्रोल बहुत हाई लेवल का है, पर सबसे ज्यादा शौक उसे इस बात का होता है कि एमसी लोगों को मारने में कितना परफेक्ट है। इसी दौरान डेमियन इधर उधर घूमकर सबको हील कर रहा होता है ताकि उन्हें और पिटाई पड़ सके। तब अचानक कोई जोर से बटलर का नाम चिल्लाता है। अल्फ्रेड घबराकर पीछे मुड़ता है और देखता है कि मैडम लेना सब कुछ देख रही है।
इंस्ट्रक्टर इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसका वर्क पार्टनर शायद हेल्प करने गया होगा। मैडम पूछती हैं क्या हो रहा था। बटलर बोलता है कि वो टेस्ट ले रहे थे। मैडम कंफ्यूज हो जाती हैं क्योंकि उसके सामने जो हो रहा है उसे टेस्ट नहीं बोलते। वो सीधा बोल देती हैं कि न्यूकमर्स को यहाँ बस इकट्ठा किया गया था ताकि उन्हें भेज दिया जाए और डेमियन को अपने रूम जाना है, एमसी को भी। आखिर में वो रनफिट को पुकार कर बोलती हैं कि वो फायर्ड है। रनफिट यकीन ही नहीं कर पाता कि उसने क्या सुना। बाद में रात को बियांका बटलर से पूछती है उसका इंटेंशन क्या था क्योंकि वो हद पार कर गया। बटलर माफी मांगता है और बोलता है कि वो कोई भी पनिशमेंट लेने को रेडी है। मैडम अपना कप टेबल पर रखकर पूछती हैं कि क्या डेमियन फाइट में इन्वॉल्व हुआ था। अल्फ्रेडो बोलता है नहीं और कन्फेस करता है कि वो खुद एस्टर की मारने की स्किल देखकर शॉक्ड हो गया। फिर वो माफी मांगकर मैजिक मिसाइल वाली बात बताता है कि एमसी ने मिसाइल को 5 बार कंप्रेस करके पावर बढ़ाई। मैडम कंक्लूड करती हैं कि एमसी का माना कंट्रोल कमाल का है और उसने ऐसा कभी देखा नहीं। साथ ही वो बोलती हैं कि 5 न्यूकमर्स को एक ही मैजिक मिसाइल से हराना कोई आसान बात नहीं होती, इवन हाई लेवल मेजेस के लिए भी, क्योंकि उसमें प्योर माना का हेवी मैनिपुलेशन होता है। फिर वो बटलर से पूछती हैं सक्सेसर वाली प्रपोजल का क्या हुआ। बटलर बोलता है एस्टर ने सीधा सीधा मना कर दिया। मैडम कहती हैं कि ठीक है, वो समझ गईं और शायद अब उसे मैडम सोचती हैं कि अब उसे एमसी को दोबारा इवैल्यूएट करना चाहिए और अपनी सोच बदलनी चाहिए, इसलिए वो बटलर को ऑर्डर देती हैं कि लड़के को लेकर आओ। बटलर तुरंत मान जाता है और मैडम अपने बेटे के साथ बैठी होती हैं जब एमसी को बोलती हैं कि बैठ जाओ। एमसी पूछता है कि बात क्या है। मैडम उसे एक बॉक्स देती हैं और बोलती हैं कि ये वो प्राइज है जो अल्फ्रेडो ने प्रॉमिस किया था। एमसी को पहले समझ नहीं आता, फिर याद आता है कि हाँ, अल्फ्रेडो ने प्राइज का जिक्र किया था। मैडम कहती हैं कि बॉक्स खोलो। एमसी जैसे ही बॉक्स को उठाता है, बिना सोचे समझे फील होता है कि ये एक हाई क्लास आइटम है जो बहुत तेज चमक रहा है। उसे तुरंत शक होता है क्योंकि इतना महंगा गिफ्ट देने का मतलब होता है कि कुछ तो प्लानिंग चल रही है। मैडम उससे बोलती हैं कि टेंशन मत लो, डेमियन को हेल्प करने के लिए और कल जो फाइट हुई उसके लिए अपॉलॉजी के तौर पर गिफ्ट दे रही है। एमसी पूछता है क्या इसको खाने के लिए मुझे फैमिली ज्वाइन करनी पड़ेगी। मैडम कहती हैं नहीं। फिर वो पूछता है क्या ये जहरीला है। मैडम फिर कहती हैं नहीं। एमसी सीधे पॉइंट पर आता है और पूछता है पक्का कोई हिडन मोटिव नहीं। बियांका एश्योर करती है कि बिल्कुल नहीं। एमसी अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो जाता है कि बिना फालतू इंटेंशन के इतना बड़ा फायदा मिल गया। लेकिन मैडम तुरंत टॉपिक बदलती हैं और कहती हैं कि उसके पास एक प्रपोजल है। एमसी का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है क्योंकि उसे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैडम अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर बोलती हैं कि वो उसके लिए अकादमी में एडमिशन अरेंज करेंगी और चाहती हैं कि एमसी डेमियन के साथ वहां जाए। वो समझाती हैं कि डेमियन को 1 साल पहले ही एनरोल करना था पर उसने मना कर दिया था, इसलिए एडमिशन डिले हुआ। पर जब लड़का भाग गया तो सिचुएशन और बिगड़ गई, इसलिए वो ये प्रपोजल दे रही हैं क्योंकि उन्हें पता है डेमियन को एमसी पसंद है। डेमियन भी तुरंत बोलता है कि अगर दोस्त जाएगा तो वो भी जाएगा। एमसी सोचता है कि मैडम की तरफ से ये लॉजिकल है क्योंकि अगर उनका बेटा दोबारा भाग गया तो उनके लिए मुश्किल होगी। लेकिन एमसी को ये भी लगता है कि ये उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अकेडमी अच्छी है, कनेक्शंस मिलेंगे, दुनिया से लिंक मिलेंगे। पर यह भी लगता है जैसे कोई उसके गले में कॉलर पहना रहा हो, इसलिए वो बोलता है मैं सोचूंगा और मैडम अग्री कर लेती हैं। फिर वो क्यूरियोसिटी में पूछती हैं कि उसने अल्फ्रेडो का सक्सेसर बनने का प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया। एमसी दरवाजे की तरफ देखकर मुस्कुराता है और बोलता है मुझे सिर्फ अपने घुटनों की परवाह है। मैडम को कुछ समझ नहीं आता और अल्फ्रेडो जो दरवाजे के पीछे सब सुन रहा होता है वो भी सोचता रह जाता है कि इसका मतलब क्या था। रात को एमसी अपनी मेडिटेशन का टाइम निकालता है और ध्यान लगाता है क्योंकि अब उसे फाइनली समझ आ गया कि हाई क्लास आइटम करता क्या है। वो ये भी सोचता है कि उसका शरीर अब फ्लेम्स के लिए फिट हो गया है क्योंकि नॉर्मली स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करने से इम्प्योरिटी जमा होती है और लॉस होता है, पर इस बार प्रोसेस इफेक्टिव था। फिर वो अकादमी वाले प्रपोजल पर सोचता है और अपना डिसीजन बना लेता है वो ज्वाइन करेगा क्योंकि इससे किसी स्ट्रॉन्ग पैटर्न को ढूंढना आसान हो जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली वो सोचता है कि वो सीधा एक जाल में घुस रहा है। थोड़ी हवा खाने के लिए वो मैंशन के आसपास वॉक करने निकलता है। जैसे ही रूम से बाहर आता है कोई पूछता है क्या तुम्हारा नाम एस्टर है। एमसी देखता है कि वो एक लड़का है पर उसे अजीब लगता है क्योंकि फैमिली की डायरेक्ट लीनिएज में तो सिर्फ डेमियन है। फिर इतने इरिटेट करने वाले लोग इस फैमिली में आखिर आते कहाँ से हैं। तो वो तुरंत बोल देता है कि नहीं, वो एस्टर नहीं है। प्लेटिनम बाल वाला लड़का कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको जो डिस्क्रिप्शन मिला था उसमें लिखा था कि लड़का काफी इरिटेटिंग फेस और डार्क बाल वाला होगा। एस्टर अपने बालों की तरफ उंगली करता है और एक्सप्रेशन चेंज करके दिखाता है कि ये वाला इरिटेटिंग फेस नहीं है। लड़के को ये सब थोड़ा अजीब लगता है पर फिर वो पोलाइटली बाय बोल देता है क्योंकि सच में ये जेंटल लुक लग रहा था और मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए सॉरी भी बोल देता है। अचानक अल्फ्रेडो आ जाता है एमसी से लिटरली भीख मांगते हुए कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दो और बोलता रहता है कि सक्सेसर बनने पर उसे घुटने पर नहीं बैठना पड़ेगा।
एमसी को यकीन नहीं होता कि बटलर को यही वक्त मिला था आने का, और जैसे ही वो आगे देखता है प्लैटिनम बाल वाला लड़का एमसी का डिस्गाइज पकड़ लेता है। इस वजह से वो उंगली करके पूछता है कि झूठ क्यों बोला। एमसी इरिटेट हो जाता है और कुछ करने का मन बनाता है, लेकिन समझ जाता है कि अल्फ्रेडो का मूड खराब है, इसलिए छोड़ देता है और चला जाता है, पर बोलता है कि बाद में मेज हॉल आ जाना। बटलर पूछता है कुछ गलत तो नहीं, पर एमसी बोलता है नहीं। एमसी सोचता है कि लड़का कुछ ज्यादा ही स्ट्रेसफुल लग रहा था, शायद बाद में मिलना ठीक रहेगा। फिर वो हेड बटलर को बुलाता है और पूछता है क्या मैडम से मिल सकता है। अगले दिन बियांका एस्टर का स्वागत करती है और पूछती है क्या उसने डिसीजन ले लिया, क्योंकि वो सुबह सुबह मिलना चाहता था। एमसी बोलता है कि हाँ, वो अकादमी जाएगा। मैडम को इतना सीधा जवाब सुनकर सरप्राइज होता है और खुशी भी, और वो तुरंत तैयारी शुरू करने को बोलती हैं और कहती हैं कि तब तक वो यहाँ अपने घर की तरह आराम से रहे। एमसी उनकी मेहरबानी के लिए थैंक्स बोल के निकल जाता है। फिर बटलर आता है और मैडम बताती हैं कि एमसी ने ग्रैटिट्यूड में ऑफर एक्सेप्ट किया। अल्फ्रेडो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे अपने फ्यूचर सक्सेसर से कुछ कम उम्मीद नहीं थी, और बोलता है कि एमसी की आंखों में पैशन की आग जल रही है और पहले सेमेस्टर में वो सब कवर कर लेंगे, पर आगे के सेमेस्टर्स मुश्किल होंगे क्योंकि एक ग्रे जोन का होमलेस बंदा रजिस्ट्रेशन तक लेने में परेशान हो जाएगा। तब वो मौका पकड़कर उसकी हेल्प करेगा, एक फरिश्ते की तरह। मैडम उसे टोक देती हैं कि वो ज्यादा शोर मचा रहा है। बटलर तुरंत सॉरी बोलता है क्योंकि वो थोड़ा बह गया था। मैडम चैन की सांस लेती हैं, पर समझ जाती हैं कि अल्फ्रेडो इतना खुश क्यों है, लेकिन वो अंदर ही अंदर परेशान भी हैं क्योंकि अकादमी का प्रपोजल थोड़ा फ्लॉड प्लान है। पर उसे लगता है अल्फ्रेडो का कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि उसके साथ भी पहले वाले हेड बटलर ने ऐसे ही ट्रिक किया था। तब तक एमसी बाहर चल रहा होता है और ऊपर देखते ही उसे एक बड़ी सी टावर दिखती है और वो सोचता है कि यहीं होगी मेज हॉल। ये सब की वजह से वो दरवाज़ा खोलता है और एक आदमी पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। एस्टर को याद आता है कि उसे लड़के का नाम ही नहीं पता, तो वह उसका चेहरा वगैरह डिस्क्राइब करने लगता है। उस डिस्क्रिप्शन से मेज बोलता है कि उसके साथ आ जाओ, और कुछ देर चलने के बाद वो लोग फाइनली एक जगह पहुंचते हैं। आदमी कहता है सर संभल के, और दरवाज़ा खोलता है। एस्टर को समझ नहीं आता इसका क्या मतलब है, पर वो फिर भी अंदर चला जाता है और तुरंत ही उसकी तरफ बहुत सारे कागज उड़ते हुए आने लगते हैं। उसी वक्त एक बंदा पास आता है और कहता है कि उससे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो बंदा अपना नाम बताता है WJ वॉन ब्लैंडोर, और पूछता है क्या शायद वो उसके छोटे भाई से मिलने आया है। एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने तो उस लड़के को भाई जैसा बोला। एमसी सोचता है कि जब वो मर्सनरी बनकर दुश्मनों में घुसा था तब उसने बहुत कुछ सीखा था, जैसे कि मेजेस कहाँ मैजिक पढ़ते हैं, उन्हें पेन होल्डर्स बोलते हैं और उनकी हैबिट्स कैसी होती हैं। सबसे पहले उनका बाल खिंच खिंच के इतना मेसी हो जाता है कि बाल उगना ही बंद हो जाते। फिर स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज इनकार करते हैं कि बाल गिर रहे हैं और हुड पहन लेते हैं। दूसरा स्टेज डिनायल छोड़कर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तीसरा स्टेज पूरा सिर क्लीन शेव। और लास्ट स्टेज वो लोग इम्पॉसिबल चीज ट्राई करते हैं, मैजिक से बाल वापस उगाना, और अभी तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन एमसी को लगता है कि सामने वाला बंदा थोड़ा अलग टाइप का है। WG शुरू में माफी मांगता है और बोलता है कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई उसके भाई के खिलाफ बुरा करेगा, पर यंग मास्टर का गेस्ट ऐसी बदतमीजी तो करेगा नहीं। एमसी उसे देखते रहता है, उसे अजीब लगता है कि ये बंदा इतना यंग होकर भी ऐसे बिहेव कर रहा है। फिर वो पूछता है कि क्या एस्टर मैजिक अकादमी में काम करता है। वो बोलता है हाँ, वो फिलहाल वाइस डायरेक्टर है। एस्टर हैरान रहता है कि इतना यंग बंदा वाइस डायरेक्टर काम संभाल रहा है, और ब्लैंडोर फैमिली तो किसी रैंडम बंदे को ये पोजीशन देगी भी नहीं। जब जी बोलता है कि एस्टर थोड़ा अलग लगता है क्योंकि वो टिपिकल जिद्दी नोबल जैसा नहीं है, तो एमसी थोड़ा हंस देता है। उसे समझ नहीं आता कि सामने वाला मेज बिना डार्क सर्कल्स के कैसे मुस्कुराता रहता है और इतना काम है, और ऊपर से उसकी कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी लग रही है। फिर जी उसे मुबारकबाद देता है क्योंकि उसने सुना है एमसी को जेनॉन अकेडमी ज्वाइन करने का एनकरेजमेंट मिला है। वो बोलता है कि ये बहुत बड़ा मौका होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एस्टर को तुरंत समझ आता है कि ये बंदा अकादमी की बातें करके उसके बारे में और जानकारी निकालना चाह रहा है। सिल्वर हेड लड़का माफी मांगता है, कहता है कि वो थोड़ा बह गया और फालतू बोलने लगा। फिर वो मेन पॉइंट पर लौटने का कहता है। वो कप टेबल पर रखता है और सीधा पूछता है क्या तुम अपनी जान दांव पर लगा दोगे एक दोस्त के लिए। एमसी को ये सब बिल्कुल बेसिर पैर लगने लगता है, पर तभी जी अपनी मैजिकल इन्वेंट्री से एक किताब निकालता है और टेबल पर रख देता है। वो किताब टेबल पर रखते हुए कहता है कि ये किताब तभी मिलेगी जब एस्टर अपनी जान दांव पर लगाने का दम दिखाए। एस्टर अपना शौक छुपा नहीं पाता क्योंकि वो जानता है कि ये किताब ब्लैंडोर फैमिली का सीक्रेट है, हीलिंग लाइट वाला। उसके बाद गार्डन में मैडम थोड़ा वॉक कर रही होती है और प्लांट्स को ट्रिम कर रही होती हैं। वो ऊपर देखकर सोचती हैं कि डेमियन का अकादमी जाना सही फैसला था क्योंकि प्रॉब्लम बिना हेडेक के सॉल्व हो गई।
और उन्हें लगता है एस्टर एक बहुत अच्छा बंदा है, दोस्त भी अच्छा, टैलेंटेड भी और पर्सनालिटी भी स्ट्रांग। फिर वो मुस्कुराती हैं क्योंकि उन्हें एक चीज़ और ज़्यादा पसंद आईएमसी में कि डेमियन का पास जानने के बाद भी एस्टर बिल्कुल नहीं बदला। उन्हें लगता है वो बाकी सबसे अलग है और रियली डिजर्व करता है डेमियन के पास रहना। लेकिन इसी वजह से वो कहीं बिलोंग भी नहीं करता, जैसे एक पंछी जो केज के बाहर हो। मैडम जानती हैं कि किसी को पास रखने के कई तरीके होते हैं और उन्हें थोड़ा वक्त खरीदना होगा क्योंकि वो अपने बेटे के लिए एस्टर जैसा टैलेंटेड बंदा खोना नहीं चाहती। एस्टर किताब के सामने बैठे हुए समझ नहीं पाता कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज उसे क्यों मिल रही है। वो सोचता है कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं। वो उस लड़के की क्लियर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आंखों को देखकर इरिटेट होता है क्योंकि वो उसे पढ़ ही नहीं पाता। एमसी जानता है कि इंसान अच्छा या बुरा हो, आंखों में सब दिख जाता है, पर WJI की आंखों में सब कुछ एक मास्क जैसा लग रहा है, जैसे खुद उसे भी नहीं पता वो असली में कैसा है। सिल्वर हेयर्ड लड़का बोलता है कि किताब वाला मामला हल्के में नहीं लेना चाहिए और एस्टर को केयरलेस आंसर नहीं देना चाहिए। एस्टर कहता है कि वो जवाब देगा, पर एडमिट करता है कि उसे ये सब बकवास लगता है। बंगी जी का एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाता है, एग्जैक्टली जैसे एमसी चाहता था। एस्टर सीधा बोलता है, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो सीधा बोलो। अगर मैं कर पाया तो करूंगा, अगर नहीं हुआ तो सिंपल नहीं करूंगा। जब जी कहता है कि सिर्फ सुन लेना भी उसके लिए जान का खतरा हो सकता है और अगर वो सुनकर मना कर देता है तो शायद उसे खत्म भी करना पड़ सकता है। एमसी बिल्कुल डरा नहीं रहता। वो सीधा बोलता है, मार दो फिर, जिंदगी एक ही होती है। उरा पर तुरंत याद आता है एक्चुअली उसकी तो ये दूसरी जिंदगी चल रही है। तभी सी अपना किलिंग इंटेंट छोड़ देता है, टेबल पे रखी चाय तक हिल जाती है। लेकिन एस्टर का एक्सप्रेशन 1% भी नहीं बदलता। सिल्वर हेयर्ड लड़का फिर स्माइल करता है और माफी मांगता है, कहता है वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता और अनाउंस करता है कि एमसी टेस्ट पास कर गया। वो ये भी क्लियर करता है कि उसे एक ट्रस्टवर्दी बंदा चाहिए था और वो ब्लांडोर फैमिली से नहीं हो सकता था। एमसी ये सुनकर बाहर से काम दिखता है, पर अंदर से ठंडी पसीना निकल रहा होता है क्योंकि उसे क्लियरली फील हुआ था कि लड़का उसे फुल पावर से मुक्का मारने ही वाला था। फिर जी एक्सप्लेन करता है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं क्योंकि डेमियन लोगों को आसानी से पसंद नहीं करता, पर उसे सबसे बड़ा शौक ये है कि इतनी बड़ी रेप्यूटेशन वाली फैमिली का लीडर ने। ग्रे जोन का एक लड़का उसके बेटे के साथ खड़ा था और उसे लगा था शायद इसके पीछे कोई और गहरी बात हो सकती है। और फिर अच्छा सा बहाना मिल गया क्योंकि उसका छोटा भाई और गेस्ट लड़ पड़े थे, इसलिए बड़े भाई ने बुलाया बात करने के लिए। एमसी को ये सब बहुत ही स्केची लगता है क्योंकि वाइसडीन अपने ही भाई को एक्सक्यूज बनाकर एक छोटी सी फाइट में क्यों इन्वॉल्व होगा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जब जी कहता है कि सिचुएशन काफी मुश्किल थी और ब्लांडोर फैमिली के अंदर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता क्योंकि वो लोग बहुत यूनाइटेड हैं, तभी उसका एक्सप्रेशन एकदम बदल जाता है। वो कह देता है कि डेक्लान फैमिली उसे देख रही है। एमसी ये नाम सुनकर चौंक जाता है और पूछता है क्यों। WJI कहता है कि वो ये सिर्फ इसलिए बता रहा है क्योंकि एमसी ने बोला था कि वो मरने से नहीं डरता, इवन दो WJI का उसे मारने का कोई प्लान नहीं। फिर वो बताता है कि वो फिलहाल डेक्लान्स की सेलेस्टियल ओरिजिन मैजिक पर रिसर्च कर रहा है और उसने कुछ बहुत बड़ा डिस्कवर किया है। एस्टर सच में शॉक्ड हो जाता है। लड़का इस सीक्रेट टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू ही करता है कि एमसी बीच में बोल पड़ता है, 1 मिनट, तुम ये सब रिसर्च कर रहे हो तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो और तुमने इसे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया जबकि तुम ब्लांडोर फैमिली का हिस्सा हो। जी कहता है कि डेक्लान लोग कुछ अलग ही लेवल के होते हैं और अगर उन्हें पता चल जाए तो वाइसडीन होने के बावजूद उसे तुरंत मार दिया जाएगा। फिर उसका एक्सप्रेशन फिर से एकदम फ्लिप हो जाता है और वो बोलता है कि सेलेस्टियल ओरिजिन मैजिक, जो डेक्लान के सारे सीक्रेट आर्ट्स की जड़ है, वो एकदम अलग ही डायमेंशन की चीज है। वो एस्टर से कहता है, जरा सोचो, एक ऑक्सिलियरी मेथड जो इस ऑलरेडी परफेक्ट सीक्रेट आर्ट को और भी पावरफुल बना दे, इसीलिए मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। समझ सकते हो ये फीलिंग। एमसी का अंदर से खून ठंडा पड़ जाता है। सोचता है ये लड़का पागल नहीं, हद से ज्यादा पागल है। जी माफी मांगता है, बोलता है कि वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया और पूछता है क्या एमसी उसकी फीलिंग समझ सकता है। एमसी कंक्लूड करता है कि ये बंदा नॉर्मल क्रेजी नहीं, ये तो अपनी ही फैमिली पर मैडनेस का टेस्ट चलाता है। फिर उसे एकदम क्लिक होता है, टाइमिंग बिल्कुल मैच करती है। उसकी पिछली जिंदगी में जब डेक्लान ने ब्लांडोर फैमिली को वाइप आउट किया था तब उन्हें इसी रिसर्च का रिजल्ट मिला था। मतलब ये सिल्वर हेयर्ड साइको पहले दिन से ही एक नई ओरिजिन मैजिक की पॉसिबिलिटी देख चुका था, इसीलिए डेक्लान का फैमिली लीडर इतना पावरफुल था। एस्टर के दिमाग में ये सब वर्ल रहा होता है कि तभी प्लैटिनम हेयर्ड लड़का उसका ध्यान खींचकर पूछता है, क्या तुम फ्री हो, क्योंकि ये मामला बहुत लार्ज स्केल का है। एस्टर पूछता है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। WJI जवाब देता है, सबसे पहले मैंने ये रिसर्च अपनी फैमिली को नहीं बताई, मुझे डाउट है कि फैमिली के अंदर स्पाइज हैं। एमसी पूछता है,
अगर सीक्रेट लीक हुआ है तो कोई तो सस्पिशियस बंदा होगा, जैसे सेक्रेटरी। जी कहता है शायद नहीं, मुझे लगता है ये ज्यादा रिलेटेड है। एक्विजिशन रूट के बारे में सुनकर एमसी बोलता है कि अगर ऐसा ही सीन है तो शायद वो लोग खुद ही जानबूझकर पकड़े गए होंगे। WJI भी अग्री करता है और बोलता है कि जब वो मुश्किल में था तो उसने रिसर्च का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बताया क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। एस्टर सीधे पॉइंट पे आता है और पूछता है कि क्या डेक्लान्स के साथ अलायंस बनाना बेटर नहीं होगा क्योंकि वो तो उसे खुले हाथों वेलकम कर देंगे। वो अग्री करता है पर बोलता है कि उसके अपने रीजंस हैं। फिर वो खड़ा हो जाता है और एमसी से बोलता है कि उसको एक काम करना होगा क्योंकि उसके पास फैमिलीज के साथ कोई कनेक्शन नहीं, और वो कन्फेस करता है कि उसके पास जो पार्ट आया था उसमें उसने ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की। फिर कुछ पेपर्स हाथ में पकड़ के बोलता है कि इस काम का रिवॉर्ड बहुत बड़ा होगा और उसे सिर्फ थीसिस डिलीवर करना है। वो थीसिस प्रोफेसर पेरून को देनी है, जेनॉन एकेडमी का बंदा, और ये काम करते ही एमसी को हीलिंग लाइट का बुक मिल जाएगा। एमसी थोड़ा सोचता है फिर मुस्कुरा देता है क्योंकि उसको लगता है कि वो पक्का लकी है, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा चीज मांगता है और बोलता है कि वो रिस्क के बदले हीलिंग लाइट मैजिक को कोलैटरल के तौर पर लेगा, और साथ ही वो नया सेलेस्टियल ओरिजिन मैजिक भी तब लेगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा, और तभी वो दोनों ऑफिशियली सेम बोट वे में होंगे, मतलब सब या कुछ भी नहीं। WJI पूछता है कि उसे शर्म नहीं आती क्या, पर एस्टर सिंपली बोलता है कि हाँ या ना बताओ। वाइस डायरेक्टर एक लंबी सांस लेता है क्योंकि मैजिक का नाम उसके लिए मैटर नहीं करता और उसे पता है कि सेलेस्टियल ओरिजिन मैजिक एमसी के काम आने वाला नहीं, पर जब वो तैयार होगा तो वह उसको पूरा डिलीवर करेगा। पर वो एक कंडीशन भी रखता है, जब रिसर्च थीसिस कंप्लीट हो जाएगी तो उसको एक और फेवर चाहिए होगा, और जब वो मोमेंट आएगा उनको एक पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। एस्टर डॉक्यूमेंट्स हाथ में ले लेता है क्योंकि उसको लगता है कि जब तक थीसिस से रिलेटेड हो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, और फिर वो बोल देता है कि उसे पढ़ना नहीं आता। जी को यकीन ही नहीं होता इतनी बकवास सुनकर, क्योंकि ऑब्वियसली सारा काम पढ़ने पर ही चल रहा है। तब तक एमसी हंसी रोक नहीं पाता और बोलता है कि वो मजाक कर रहा था। फिर पूछता है कि प्रोफेसर पार्नू सच में ट्रस्टवर्दी है या नहीं। सिल्वर हेयर्ड बंदा बताता है कि वो प्रोफेसर का दोस्त है वाइस डायरेक्टर बनने से बहुत पहले से, और दोनों ने पहली और दूसरी पोजीशन के लिए फाइट भी की थी, पर राइवलरी तब खत्म हो गई जब वो वापस ब्लांदौर फैमिली लौट गया। एमसी तुरंत समझ जाता है कि बंदा क्या बोल रहा था और सोचने लगता है कि ये प्रोफेसर पार्नू कैसा होगा, और उसे इरिटेट होता है कि अकादमी में एक और क्रेजी बंदा सिल्वर हेयर्ड वाले जैसा मौजूद है। फिर रात को एमसी अपनी सारी चीजें निकालता है और सोचता है कि उसे एक स्पेशल पाउच मिला होगा क्योंकि थीसिस को बहुत छुपा के रखना है, पर उसे समझ नहीं आता इतनी सारी बुक्स क्यों हैं। फिर उसे एक लेटर भी दिखाई देता है। वो डिसाइड करता है कि चलो पढ़ ही लेता हूँ, और पहले से ही इमेजिन कर लेता है कि ये हेडेक होने वाला है। लेटर में लिखा है कि उसने एसेंशियल मैजिकल टेक्स्ट सेलेक्ट करके सेव किए हैं, ताकि एमसी लेटर में लिखा था कि एमसी को फ्यूचर में सीखने के लिए ये सारे टेक्स्ट्स दिए गए हैं और कौन से ऑर्डर में पढ़ना है वो भी लिख दिया। इसलिए वो उसे बोलता है कि अपने टैलेंट के लायक दिमाग को कल्टीवेट करने में पूरा मन लगाए। एमसी WJI की बातों से थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर सारी बुक्स को ऑर्गेनाइज करता है क्योंकि उसे बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना पड़ेगा। उसे ये सब बहुत अच्छा लगता है। फिर वो एक पेन उठाता है और अपने स्पॉन्सर्स लिस्ट करना शुरू करता है। वह सोचता है कि हीलिंग लाइट का बुक और सेलेस्टियल ओरिजिन मैजिक के अलावा उसके पास टोटल 132 बुक्स हैं, और ये भी सोचता है कि उसने एक नया दोस्त बनाया है क्योंकि इस दोस्ती से उसे बहुत प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। साथ ही उसे पता है कि WJI ने जो बुक्स दी हैं वो नॉर्मल वाली नहीं बल्कि एक परफेक्ट स्टडी गाइड है जिससे वह कोई भी मैजिक सीख सकता है। तब वो कंक्लूड करता है कि पहले उसका प्लान सिर्फ अपनी टावर को बुक से भरने का था, पर अब उसकी सोच बदल रही है। अब वो चाहता है कि उसकी टावर का आइडेंटिटी ऐसी जगह हो जो सबको नॉलेज दे जो भी उसको ढूंढने आए। रात को कहीं और जी चांद को देख रहा होता है और सोचता है कि एस्टर के मामले में उसे एक अनएक्सपेक्टेड गेन मिला है, क्योंकि वो तो एस्टर को सिर्फ थीसिस प्रोफेसर तक पहुंचाने के लिए यूज करता, और अगर एस्टर काम नहीं करता तो उसे सीधा डिस्कार्ड कर देता। लेकिन एमसी उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसे वह पल याद आता है जब एस्टर ने बोला था कि उसे तुरंत मार दो क्योंकि लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है। यह याद आते ही वो जोर से हंस पड़ता है क्योंकि उसे लगा कि एस्टर वाकई चाह रहा था कि उसे मार दे, और जानते हुए भी कि वह खोखली धमकी थी, उसे वह मोमेंट बढ़िया लगा। ऊपर से उसे एमसी की आंखों में वो सुपरफिशियल चीज नहीं दिखी। एमसी ने मौत को बिल्कुल हल्का सा ट्रीट किया। जी को लगता है कि एस्टर ग्रे जोन के किसी भी बंदे से अलग है, और शायद उस लड़के के पास बहुत सीक्रेट्स हैं, पर उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे फाइनली कोई ऐसा बंदा मिला है जिसका गेज उसके लेवल का है और जिसका रिजल्ट भी उसके काम के बराबर आ रहा है। हाँ, वो ये भी एडमिट करता है कि अगर एमसी सच में पढ़ना नहीं जानता तो थोड़ा बोरिंग होता, पर उसे ये बात ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है। अगले दिन सुबह एस्टर निकलने के लिए रेडी होता है और अपना लगेज पैक कर लेता है। एक मेड उसका सूटकेस उठा लेती है और बोलती है कि अकादमी पहुंचकर वो एक सिंपल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कर देगी, और ये भी बताती है कि एमसी और यंग मास्टर को एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो मुड़कर मुस्कुराते हुए बोलती है कि एमसी पे ये आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है।
MC उसका शुक्रिया करता है और इमेजिन करता है कि एडमिशन एग्जाम न देने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्योंकि ये नोबल फैमिलीज का प्रिविलेज होता है और उसे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं। तब डेमियन अपने दोस्त को बुलाता है और बियांका दोनों को बोलती है कि अपना ध्यान रखना, और ये भी रीइंफोर्स करती है कि एस्टर के लिए ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एक्सीलेंट रिजल्ट्स लाने की। MC उनका थैंक्स करता है पर सोच रहा होता है कि वो ऑलरेडी MC सोचता है रिजल्ट्स के बारे में जो वो चाह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जेनॉन सबसे बड़ी वेस्टर्न एकेडमी है और यहाँ काउंटलेस स्पॉन्सर्स हैं, इसलिए उसको सबको अपने लिए लेना होगा। फिर कॉन्फिडेंट होकर वो अपने फ्यूचर कॉलीग से बोलता है कि उसका वेट करो। जब वो वैगन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, MC एक बुक उठाता है और कंक्लूड करता है कि WJI वाकई एक एक्सेप्शनल मेज है, क्योंकि मैजिक के फंडामेंटल सिंपल हैं पर इंटरप्रिटेशंस हर बंदे के लिए अलग हैं। पानी से कंपेयर करता है, किसी के लिए पानी लाइफ है पर किसी के लिए कैटास्ट्रॉफिक फ्लड। पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है और एक ही प्रिंसिपल फॉलो करते हुए भी हर नोबल हाउस ने अपना अलग डेवलपमेंट किया। फिर जब उसने बैग में रखे कई ग्रिमोयर्स एनालाइज किए तो उसे रियलाइज होता है कि WJI ने जो ऑल्ट्रेशंस किए सेलेस्टियल ओरिजिन मैजिक में वो काफी सरप्राइजिंग है। तभी डेमन अपने फ्रेंड को कॉल करता है और चिल्लाता है कि फाइनली वो आ गए हैं, क्योंकि अब वो जेनॉन एकेडमी के सामने है। एस्टर सरप्राइज भी नहीं होता, इवन एकेडमी जानते नहीं होने के बावजूद। लेंस इन्फॉर्म करती है कि कैरेज आगे नहीं जा सकती और समझाती है कि एडमिशन एग्जाम के टाइम नोबल होना या न होना मैटर नहीं करता, सबको फुट पे एंटर करना पड़ेगा। इसलिए वो बोलती है कि अब उनको गुड बाय कहना पड़ेगा और विश करती है कि दोनों बहुत कुछ सीखें। दोनों कैरेज को बाय बोलते हैं और डेमियन चिल्लाता है कि अब रनिंग स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि उनको बता दिया गया है कि सीट्स लेने में लेट नहीं होना है। MC समझ नहीं पाता कि लड़का क्या बोल रहा है, क्योंकि सेरेमनी कोई प्ले नहीं जहां पहले आने वाला पहले बैठता है। पर फिर वो मेड की बात पर रिफ्लेक्ट करता है और इमेजिन करता है कि शायद सच में ऐसा ही है, ताकि डेमन स्कूल में लॉस्ट न हो, और वो इग्नोर कर देता है क्योंकि लेंस थोड़ी स्वीट है पर अच्छी इंसान नहीं है। एंटर करते ही कई लोग गैदर होते हैं और डेमियन अपनी एक्साइटमेंट छुपाता नहीं। वो अराउंड देखते हुए बोलता है कि लेंस सही थी, अगर वो अर्ली नहीं आते तो उनके लिए बैठने की जगह नहीं होती। MC बस डीप ब्रेथ लेता है, हाथ पॉकेट में डालता है और पढ़ लेता है कि कहाँ बैठना है। यंग मास्टर बोलता है कि जल्दी करो क्योंकि क्विकली बैठना है। MC समझ नहीं पाता क्योंकि डेमियन वही बंदा था जो अकादमी का फुट भी नहीं डालना चाहता था और अब इतना एक्साइटेड कैसे हो गया। तभी कोई लड़के से टकरा जाता है इतना हार्ड कि वो गिर जाता है। ऊपर देखकर वो देखता है कि ये एक ब्रूट है। वो बंदा पूछता है कि प्रॉब्लम है क्या, और एस्टर बस अपने कलीग को उठा देता है। फिर डेमियन सॉरी बोलता है और कहता है कि वॉकिंग में ज्यादा ध्यान रखेगा, पर वो बंदा बोलता है कि रुक जाओ और पूछता है कि क्लॉथ्स पे ये क्या गिर गया। MC नोटिस करता है कि ये सलाइवा है और सोचता है कि बंदा शायद किसी नोबल फैमिली का एयर होगा। तुरंत डेमन अपने सलाइवा से उस बंदे के क्लॉथ साफ करना शुरू करता है और ये देखकर बंदा और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है, इतना कि बंदा अपनी पूरी ताकत से पंच मारता है और डेमियन को इडियट बोलता है। लेकिन अटैक डेमियन के फेस तक पहुंचने से पहले ब्लॉक हो जाता है और MC जो उस बंदे का हाथ पकड़े होता है बोलता है कि बस यहीं रोक दो। बंदा पूछता है कि ये लड़का कौन है और MC रिप्लाई करता है कि वो सिर्फ दोस्त हैं। ब्रूट बोलता है कि समझ गया, क्योंकि उसने देखा कि दोनों अच्छे दोस्त हैं, और कन्फेस करता है कि फ्यू ही लोग अपने दोस्त के लिए पंच लेते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने गलत बंदा चूज किया। एस्टर जल्दी रियलाइज करता है कि फर्स्ट डे पे स्टूडेंट्स के साथ एडजस्ट करना मुश्किल होगा, पर अब वो केयर भी नहीं करता और पूछता है कि क्या वो फाइट से सेटल करना चाहता है। जल्दी ही लोग गैदर होने लगते हैं क्योंकि सुना है फाइट होगी, पर नहीं जानते कौन इन्वॉल्व है। तभी कोई बंदा चिल्लाता है कि क्या सब मजाक कर रहे हो और बस खड़े रहोगे। स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि ये सेपरेट करने के लिए है या कुछ और MC पॉइंट करता है कि जब तक सब अराउंड हैं कोई फाइट नहीं कर सकता, इसलिए सबको न्यूकमर्स के लिए स्पेस देना चाहिए। तुरंत स्टूडेंट्स अपनी मैजिक यूज करते हैं और फाइट के अराउंड बैरियर बना देते हैं और शुरू हो जाता है बेट लगाना कि कौन जीतेगा। इस बीच कोई दूर से देख रहा होता है और ये इंटरेस्टिंग लगता है। एक्सर बोलता है कि वो डैम्पे हाउस से है और MC का नाम पूछता है। MC रिप्लाई करता है कि वो किसी नोबल लीनिएज से नहीं है, इसलिए उसे कोई इंपॉर्टेंट समझना नहीं, बस नोबडी समझ। बंदा ये इंटरेस्टिंग लगता है और क्योंकि स्पेस छोटा है मेजेस के लिए, वो बोलता है कि MC पहला पंच मार सकता है। MC ये सुनता है और मुस्कुराता है क्योंकि उसे बंदा फनी लगता है और प्रोवोक करता है पूछकर कि क्या ये ज्यादा बोल रहा है और क्या ये चांद से फियर तो नहीं। एक्सर इस प्रोवोकेशन से फ्यूरियस हो जाता है और फुल चार्ज करता है अपना मोस्ट पावरफुल पंच डिलीवर करने के लिए, पर एस्टर वो ब्लो ब्लॉक कर लेता है और अपने आर्म में माना गैदर करते हुए वर्न करता है कि वो सिर्फ एक लेक नहीं है। फिर एस्टर फुल पंच मारेगा बंदा के चीक पे और उसे दूर तक उड़ता हुआ भेज देता है। एक्सर बिलीव नहीं कर पाता कि इतना स्ट्रॉन्ग पंच कैसे मिला, और अब वो श्योर नहीं कि एस्टर वाकई मेज है या नहीं। अचानक उसका बॉडी हील होने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि मैजिक यूज कर रहा बंदा डेमियन है, और वो समझ नहीं पाता कि एनिमी ये क्यों कर रहा है।
इस डिस्ट्रैक्शन के वजह से वो साइड देखता है और एक और ब्लो रिसीव करता है जो वो रिफ्लेक्स से ब्लॉक कर लेता है। टाइम पास होता है और एक्सर पूरा टाइम डिफेंड करता है, एमसी के ऑपोजिट जो नॉनस्टॉप अटैक करता है, और डेमियन हमेशा हैप्पली हीलिंग यूज कर रहा होता है ओपोनेंट पे। एक्सर सोचता है कि दोनों पागल हैं और कॉम्बो लेने के बाद वो क्वेश्चन करता है कि क्या वो वाकई फियर फील कर रहा है। तभी ऑडियंस चिल्लाता है बोलकर कि होल्ड बैक मत करो, क्योंकि तुम डॉन्टी का सेक्रेट प्राइड हो और सब तुम पे ट्रस्ट करते हैं और चाहते हैं कि तुम फाइट जल्दी फिनिश करो। ये वर्ड्स उसके दिमाग में एंटर होते हैं और वो गुस्से से चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक सिंपल सेकंड क्लास मेज इतना अकड़ क्यों दिख रहा है। इसलिए वो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पंच मार देता है, जिससे एस्टर भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि पंच बुरा नहीं था। पर वो बड़ा आदमी यही नहीं रुकता और ज्यादा एनर्जी जमा करके वो सीधा एक और पंच देता है, जिससे अरीना के अंदर ही छोटा सा धमाका हो जाता है। इस बार स्टूडेंट्स को सीन पसंद आता है और सब एक्स्टर को चीयर करते हैं। लेकिन एक्स्टर खुश नहीं होता, क्योंकि उसे फील होता है कि पंच लगा तो सही, पर जितना पावरफुल होना चाहिए था उतना नहीं था। हमारा एमसी पीछे की तरफ कुछ फ्लिप्स मारते हुए लैंड होता है और अपने कपड़ों पे लगी मिट्टी झाड़ देता है। एक्स्टर ये देख के और गुस्सा हो जाता है, इतना कि बिना सोचे समझे सीधा चार्ज कर देता है। एस्टर को ये सब इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, और क्योंकि वो देख रहा था कि डेमियन पूरी फाइट के दौरान एनिमी को हील कर रहा है, तो उसे पता था कि अब एक ही स्ट्राइक में सब खत्म करना पड़ेगा। इसलिए वो कंसंट्रेट करता है और उसके हाथ में इलेक्ट्रिकल माना आ जाता है, एक टेक्निक जो उसने अपने पार्टनर्स के साथ पिछले जन्म में डेवलप की थी। अपोनेंट बिल्कुल सामने होता है तो वो टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा आगे बढ़कर अपना कॉलेजन स्टाइल अटैक मार देता है। इम्पैक्ट इतना हेवी होता है कि बैरियर के बाहर खड़े स्टूडेंट्स को भी झटका फील होता है, सब शॉक हो जाते हैं। जब सब ध्यान से देखते हैं तो एक्स्टर घुटनों पे गिर के नीचे धड़ होकर गिर जाता है। सब लोग इतने शॉक्ड होते हैं कि रिएक्ट ही नहीं कर पाते। तभी धुआं छिड़ता है और एमसी सीरियस फेस के साथ सामने आकर सबको बोलता है कि क्लैप करो और शाउट करो। तुरंत सब स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में चीयर करने लगते हैं, क्योंकि फाइट सच में जबरदस्त थी। डेमियन अपने दोस्त को बुलाकर स्माइल के साथ बोलता है कि वो खुश है कि वो लोग जीत गए। एस्टर भी रिजल्ट से सैटिस्फाइड होता है। उसी वक्त एक स्टूडेंट दूर से देख रहा होता है और मानता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेज इतना तगड़ा लड़ सकता है। तभी किसी की चीख आती है कि सब लोग साइड हो जाओ, और गुस्से में भरा इंस्पेक्टर पूछता है कि फर्स्ट डे पे फाइट किसने स्टार्ट की। एमसी को समझ आ जाता है कि गड़बड़ हो गई, पर अंदर से वो चिल है, क्योंकि वो मर्सनरी है और यहां से भागने के बहुत तरीके जानता है। पर डेमियन चिल्लाता है कि फाइट उसने और एस्टर ने स्टार्ट की थी। एमसी सुन के शॉक हो जाता है, सोचता है ये बच्चा बिल्कुल क्रेजी है। फिर दोनों को एक रूम में ले जाया जाता है और स्कूल इंस्पेक्टर बोलता है कि दोनों ने कन्फेस किया है, इसलिए इस बार पनिशमेंट नहीं मिलेगा, पर वो इन दोनों पे नजर रखेगा। एमसी चुपचाप सब सुनता रहता है। रूम से बाहर आते ही वो रिलीफ फील करता है, क्योंकि सेरेमनी अभी स्टार्ट नहीं हुई। चलते टाइम दूसरे स्टूडेंट्स गॉसिप करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि एस्टर ने एक मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया, जबकि वो साइज में छोटा था। डेमियन को ये सब बहुत ऑसम लगता है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि उनकी सीट्स अभी भी खाली हैं, और डेमियन एक्साइटेड होकर बोलता है कि फ्रेंड शायद उनकी जगह सेव करके गया होगा, और ये बात डेमियन को बहुत इनक्रेडिबल लगती है। पर एस्टर को पता होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर डायरेक्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपनी लंबी सी स्पीच स्टार्ट कर देता है। डेमियन तो बेचारा बीच में सो ही जाता है और एमसी हैरान होता है कि डायरेक्टर इतनी लंबी स्पीच दे रहा है, वो बैठा भी नहीं, और ये बंदा इतनी जल्दी सो कैसे गया। साइड में देखकर एमसी और शॉक हो जाता है, क्योंकि डेमियन तो नींद में लरू-तरु होकर ड्रूल भी कर रहा होता है। तभी एमसी नोटिस करता है कि किसी ने डायरेक्टर का ध्यान अट्रैक्ट किया, और वो बंदा डायरेक्टर को बोलता है कि एक इंपॉर्टेंट जगह है जहां उन्हें अभी जाना जरूरी है। डायरेक्टर को अजीब लगता है, क्योंकि एंट्रेंस सेरेमनी से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, पर कोई चॉइस नहीं होती, तो वो स्टूडेंट से माफी मांगता है और बोलता है कि कुछ अर्जेंट हो गया है, बाकी लेक्चर बाद में करेगा। फिर वो ज़ारा को बुलाता है, जो अपने लंबे बालों के साथ स्टेज की तरफ आती है, पर अचानक से वो जोर से चीख देती है कि सब ध्यान दो। इतना अचानक था कि सब स्टूडेंट्स डर जाते हैं। डेमियन भी झटके से उठ जाता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि सेरेमनी अब वो कंटिन्यू करेगी। सबसे पहले वो बोलती है कि फ्रेशर्स का ओथ होगा। सबसे पहली रिप्रेजेंटेटिव होगी मैजिक डिवीजन की दालिया ऑफ डाई। लड़की सीढ़ियां चढ़ने लगती है और सब धीरे धीरे विस्पर करते हैं कि ये डाई फैमिली हेड की थर्ड डॉटर है और शायद बहुत ही कमाल की एबिलिटीज रखती है। एमसी भी ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि डाई फैमिली पावर में दूसरे नंबर पे है डेक्लेंस के बाद। इस फैमिली में दालिया फ्यूचर में हमेशा एटर्नल सेकंड प्लेस की रिप्रेजेंटेटिव बनी रहेगी। ये बात एमसी को याद है। उसे पता है कि लड़की कैपेबल है। पिछले टाइम में उनका इतना बनता नहीं था, इसलिए बाहर वाले सोच सकते थे कि वो दोनों खराब फ्रेंड्स थे। पर फिर भी एस्टर को इंटरेस्टिंग लगता है उसे इस साल अकादमी में देखना।
नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव का नाम लेता है पॉल, मार्शल आर्ट्स डिवीजन से। वो खड़ा होता है और एस्टर नोटिस करता है कि उसका कोई फैमिली नेम नहीं लिया गया, मतलब वो नोबल नहीं होगा। दोनों बुलाए गए स्टूडेंट्स अभी भी खड़े होते हैं और रेडहेड अनाउंस करती है कि अब वो क्लास 172 के टीचर्स को इंट्रोड्यूस करेगी, तो सबको अंदर आने को बोलती है। लेकिन उससे पहले दालिया एस्टर की तरफ देखना बंद ही नहीं करती। एस्टर तुरंत नोटिस कर लेता है, पर वो अपनी नज़र चुरा देता है क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता। इसी बीच लड़की ध्यान न देने की वजह से सीधी जमीन पर गिर जाती है। MC इस सब को ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि उसे पता लगाना है कि टीचर्स में से प्यून कौन है। कुछ टीचर्स का इंट्रो होने के बाद लास्ट टीचर आता है और अपना नाम बताता है प्यून, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैजिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैगोलॉजी। MC हैरान होता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बंदा विंजी जैसा दिखेगा, पर दोनों बिल्कुल अलग लगते हैं। और क्योंकि प्लैटिनम हेयर्ड बंदा मास्क पहनता था, तो वो नॉट जज टू क्विकली JRA बोलती है कि टीचर्स का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है और एंट्रेंस सेरेमनी ऑफिशियली एंड हो गई है। अब सबको स्टाफ के साथ अपने अपने डॉर्म्स की तरफ जाना है। सब खत्म होते ही एस्टर अपने दोस्त को बुलाता है और डेमियन पूछता है हो गया क्या। एस्टर सीधे बोल देता है कि नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने डेमियन को सोते हुए पकड़ लिया, इसलिए उन दोनों को एक्सपेल कर दिया गया। अब सीधा घर जाएंगे। डेमियन ये सुनकर एकदम शॉक हो जाता है, उसे लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद अकादमी के अंदर ही MC अपने नई डॉम की तरफ चलता हुआ जाता है। डेमियन के रिएक्शन को याद करके खुद ही हंस देता है। वहां पहुंचकर वो रूम देखकर हैरान हो जाता है। रूम बहुत बड़ा होता है। बेड के पास एक बॉक्स पड़ा होता है और एस्टर एक नज़र में समझ जाता है कि इसमें अकादमी के मटेरियल्स हैं। वो वार्डरोब में अपने कपड़े लटका रहा होता है, तभी कोई अंदर आता है। वो पॉल होता है। MC सोचता है कि शायद यही उसका रूममेट होगा और उसके चेहरे से लगता है कि वो थोड़ा इरिटेट भी हो रहा है। पॉल बिना ज्यादा बात किए बोलता है कि दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, और वो क्लियरली बोल देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कौन है, क्या करेगा, उसे कॉन्वर्सेशंस या बॉन्डिंग वगैरह कुछ नहीं चाहिए। फेस टू फेस आकर वो पूछता है समझ गया ना। MC सोचता है कि बंदा काफी बोल्ड है। पॉल फिर पूछता है जवाब क्यों नहीं दे रहा। तभी एस्टर बिल्कुल हल्का सा मूवमेंट करता है और पॉल डर जाता है, पूछता है ये क्या करने वाला है। MC को ये इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि अगर पॉल अपनी तलवार निकालता तो वो ऐसे तरीके से निकालता कि किसी को लगती ही नहीं। ये सोचकर एस्टर मुस्कुरा देता है और बोलता है कि वो थोड़ी देर बाहर जा रहा है, पॉल जो चाहे करे। बस एक्सचेंज में एक चीज बोलता है, अगर मैं रात के बाद थोड़ा नॉइज करूं तो शिकायत मत करना। बाहर आते ही डेमियन उससे मिलता है और पूछता है रूममेट कौन है। MC बोलता है मुझे क्या पता। डेमियन अभी भी एनर्जी से भरा हुआ बोलता है कि अकादमी में बहुत जगह है देखने को, चलो थोड़ा घूमते हैं। एस्टर जानता है कि जेनियन अकेडमी बहुत ही ह्यूज है, तो फैमिलियर हो जाना सही रहेगा ताकि बाद में गुम न जाएं। हमारा बंदा एग्री कर लेता है क्योंकि आइडिया बुरा नहीं, पर साथ ही उसे लग रहा होता है कि कुछ न कुछ गलत चल रहा है। पिछले जन जैसा हेवी नहीं, पर उसके सेंसेस अलर्ट मोड में होते हैं। तब वो एक डायरेक्शन में देखकर फील करता है कि डेक्लान फैमिली का एक मर्सनरी आसपास मौजूद है। ये सोचकर वो एक्साइटेड हो जाता है कि और कितने लोग यहाँ होंगे। फिर दोनों अकादमी के ह्यूज कैंपस में घूमना स्टार्ट करते हैं, हर तरह की जगह देखते हुए, हत्ता कि उन्हें अकादमी के अंदर ही एक बड़ा सा पॉन्ड भी मिलता है। बहुत चलने के बाद MC थकने लगता है। वो डेमियन से बोलता है एक बना दे मेरे लिए। डेमियन को समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। एस्टर समझाता है कि वो पॉन्ड की बात कर रहा है, बस उनको बोल देना मैंशन में एक बनवा दें, पानी भर दें और हमारे पास भी पॉन्ड हो जाएगा। डेमियन को ये आइडिया जबरदस्त लगता है और वो बोलता है कि वो तो और भी डीप। तब वो सोचने लगता है कि पॉन्ड का नाम क्या रखेगा। फिर चलते चलते उनकी नज़र एक स्टैचू पर पड़ती है और डेमियन बोलता है कि उसे भी एक स्टैचू चाहिए। MC मस्ती में बोलता है कि ड्रैगन शेप का बना लेना, उसके स्केल्स बिल्कुल जबरदस्त लगेंगे। थोड़ी देर बाद MC बोलता है कि अब वापस चलते हैं क्योंकि काफी देर हो गई है। चलते वक्त वो सोचता है कि उसने टोटल 7 मर्सनरीज काउंट कर लिए हैं और शायद 10 से भी ज्यादा हिडन होंगे। और जिस तरह सब लोग अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं, MC को लगता है कि उनका टारगेट एकेडमी का सेकंड मैजिक हॉल है। उसे पता है कि वहां पेरून होता है और ऊपर से डेक्लन्स को शायद WJ की दोस्ती के बारे में भी पता होगा, तो वो कनेक्शन भी ऑब्वियसली सस्पिशियस लग रहा होगा। वो पीछे मुड़कर देखता है और थोड़ा एक्साइटेड फील करता है क्योंकि वो सोच रहा था कि ये लोग अभी तक मूव क्यों नहीं कर रहे। पर जैसे ही उसने ये सोचा, सारे मर्सनरीज मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से MC और क्यूरियस हो जाता है कि ये लोग कितना जानते हैं। रात को एक मर्सनरी हाई स्पीड में अकेडमी के अंदर घुसता हुआ नंबर 2 एरिया में पहुंचता है। वो पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। हुड पहने हुआ बंदा बोलता है कि वो लोग आगे बढ़ गए हैं।
मर्सनरी पूछता है कि वो मेन टारगेट की बात कर रहा है या सेकेंडरी टारगेट की। हुडेड बंदा बोलता है कि शायद उन्होंने मेन टारगेट के बारे में कुछ नया पता कर लिया है और आधी रात तक ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी टारगेट को दे दिया जाएगा। वो बंदा बोलता है कि ठीक है और सोचता है कि मेन टारगेट WG ने मूव करना शुरू कर दिया है और सेकेंडरी टारगेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेसर पेरून को क्लोजली वॉच करना है। तब उसके दिमाग में एक और बात आती है। वो सिंगल डिजिट्स के बारे में पूछता है क्योंकि टारगेट बहुत पावरफुल है और उन्हें कम से कम एक सिंगल डिजिट लेवल का बंदा चाहिए। हुडेड बंदा बोलता है कि नंबर 1 नहीं आएगा और कोई सिंगल डिजिट भी नहीं। ये सुनकर मर्सनरी टेंशन में आ जाता है क्योंकि सिचुएशन खराब लग रही होती है। पर हुडेड बंदा कहता है कि टेंशन मत लो, कैल्हन ज्वाइन करेगा उनके साथ। ये सुनकर वो आदमी शॉक हो जाता है क्योंकि कैल्हन फायर डीमन है, डेक्लान के मेस स्क्वाड का वाइस लीडर रेड ज्वेल। उसे ये आइडिया पसंद भी है कि बंदा कोल्ड ब्लडेड है, पर इसी वजह से खतरा भी है। अगर कोई गलती हो गई तो कैल्हन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हुडेड बंदा वार्निंग देता है कि ऑपरेशन किसी भी हाल में ओपन कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनना चाहिए। ये बोलकर दोनों विंडो से निकल जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि एस्टर पूरी टाइम उन पर नजर रखे हुआ था और सब सुन भी लिया था। मिडनाइट का टाइम, कैल्हन का आना, सब कुछ। MC जानता है कि कैल्हन ने जब वो मर्सनरी था तब भी कभी अपनी प्राइम नहीं छोड़ी। डेक्लन फैमिली ने जब ब्लैंडोर फैमिली के अगेंस्ट अपनी खुद की सर्वाइवल की बेट लगाई थी, कैल्हन ने गिरती हुई फैमिली के साथ लॉयल्टी नहीं छोड़ी। उसने साबित कर दिया था कि वो कितना डिवोटेड है। अभी भी वो आदमी बहुत डेंजरस है, पर उसका गोल्डन एरा ब्लैंडोर के खिलाफ वॉर के बाद स्टार्ट हुआ फायरस्टॉर्म ऑफ द डेक्लन्स, जिसे कोई रोक नहीं सका। कैल्हन एक ऐसा बंदा है जिसका नाम वॉर मेज की हिस्ट्री में सीधा छप गया। MC कंक्लूड करता है कि उसे इस मेज को रोकना ही पड़ेगा, और क्योंकि कैल्हन की मैजिक डेक्लन की आर्केन फायर आर्ट्स में से एक है, वो और भी डेंजरस है। इस सब को देखते हुए MC सोचता है कि ये मर्सनरी अचानक सामने कैसे आ गया। लगता है उसे कोई अनएक्सपेक्टेड फायदा मिला है, पर उसके दिमाग में एक बड़ी कंफ्यूजन है। डेक्लन्स का टारगेट WJI की थीसिस ही है और वो थीसिस तो हमारा बंदा के हाथ में ही है। फिर भी मर्सनरीज बोल रहे थे कि उनका ऑब्जेक्टिव आज सेकेंडरी टारगेट प्रोफेसर पेरून को डिलीवर हो जाएगा। ये सुनकर MC को लगता नहीं कि उसके हाथ में वाली थीसिस फेक हो सकती है, वो असली ही है और डेक्लन्स का ऑब्जेक्टिव थीसिस के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए उसकी फाइनल कंक्लूजन ये होती है कि आज रात जो डिलीवर होगा वो एक फेक थीसिस होगा। इस बीच अपने रूम में पॉल तैयार हो रहा होता है, कपड़े पहनता है, ग्लव्स लगाता है, तलवार सेट करता है और बाहर निकलने की तैयारी करता है। निकलने से पहले वो साइड में देखता है कि MC सो रहा है या नहीं, लेकिन असल में वो तो एक डम्मी होता है। मैजिक हॉल में पेरून अकेला बैठा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और इरिटेट हो रहा होता है। वो सोचता है कि डेक्लन्स कितने बेशर्म हैं। कभी कभी लाइन क्रॉस करते थे तो वो इग्नोर कर देता था, पर अब तो सीधा उसके टेरिटरी में घुस आए हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। तभी हॉल का दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। पेरून तुरंत समझ जाता है कि ये मर्सनरीज है, लेकिन वो सीधा पॉल का नाम लेता है क्योंकि उसने उसे पहचान लिया। वो पॉल को बोलता है कि नेक्स्ट टाइम डिस्गाइज थोड़ा बेटर करना। पॉल चुप रहता है और बस एक एनवेलप दिखाता है। प्रोफेसर उस एनवेलप को देखकर बोलता है कि लगता है पॉल को ये काम दोबारा करने का चांस नहीं मिलेगा। पॉल ठंडा पसीना छोड़ देता है। प्रोफेसर उसका हाथ पकड़ता है और तुरंत फील करता है कि ये WJI का प्लान था, डेक्लन्स की नज़र से बचकर थीसिस डिलीवर करने का। पर फिर भी वो कंफ्यूज्ड है कि WG का ट्रिक क्या है, वो समझ ही नहीं पा रहा। तभी एक जोर का एक्सप्लोजन होता है और हॉल हिल जाता है। एक आदमी आगे बढ़कर बोलता है, प्रोफेसर से मिलकर खुशी हुई। वो आदमी कैल्हन होता है, फायर डीमन। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है, क्या एक छोटा सा लेबोरेटरी प्रोफेसर मुझे जानता भी है? पॉल तुरंत अपनी तलवार निकालने की कोशिश करता है क्योंकि ये सब एकदम से हुआ। फायर हेयर्ड कैल्हन बोलता जाता है कि उसे पता ही नहीं था कि प्रोफेसर के रूम में कोई मर्सनरी मेहमान बनकर आया हुआ है। फिर वो दोबारा पूछता है, प्रोफेसर तुम मुझे पहचानते हो? पेरून सीधा ठंडे एक्सप्रेशन में बोलता है, कभी नाम नहीं सुना, और खड़े होकर कमांड देता है, बता क्या कर रहा है यहाँ? तेरी बदबू से मेरा नाक बर्बाद हो रहा है। कैल्हन ये सुनकर हंस पड़ता है, बोलता है, इतनी मस्ती तो उसने कभी महसूस ही नहीं की, कोई उसे ऐसे बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। फिर पॉल की तरफ उंगली करके बोलता है, ये लड़का तो मरेगा ही और तुम प्रोफेसर एक आंख बचा पाओगे। ये बोलकर वो अपनी फायर मैजिक कास्ट करता है, पूरा एरिया उड़ा देने के लिए। हॉल के अंदर जहां वो लोग खड़े हैं, पॉल को समझ ही नहीं आया क्या हुआ, जब तक वो साइड में देखकर ये नहीं समझता कि प्रोफेसर ने अपनी आइस पावर से उसको बचाया। पेरून उसका ध्यान खींचकर बोलता है कि इस वक्त वो उसे एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट नहीं करेगा, बल्कि एक मर्सेनरी की तरह जिसे अपनी जान खुद बचानी पड़ेगी। पॉल बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोफेसर नोटिस करता है कि अलार्म तक नहीं बजा, तो पक्का डेक्लान फैमिली ने कंसीलमेंट मैजिक यूज किया होगा।
तो इस वक्त शायद सिर्फ एक रूकी मर्सनरी पर ही भरोसा किया जा सकता है। कॉल्हन एक दिन बोलता है कि लगता है एनवेलप ब्लेंडर बुक्स का है, और ये भी लगता है कि वो लोग इसे ऐसे विलिंगली नहीं देंगे। तो वो थोड़ा एक्साइटेड होकर पूछता है कि क्या वो लोग खेलना चाहेंगे। उस टाइम एक जबरदस्त फायर ऑरा भर भर के निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। साथ ही वो अपनी आइस मैजिक समन करता है और दोनों की अटैक्स टकरा जाते हैं, टावर को पूरी तरह तोड़ फोड़ देते हैं। इतना पावरफुल कि दूर से खड़ा एमसी भी देख लेता है और उसे बिल्कुल हैरानी नहीं होती कि फाइट शुरू हो चुकी है। फिर एमसी एक मास्क निकालता है और पहन लेता है, तैयार होकर बोलता है कि अब इस पल वो एस्टर नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 मर्सनरी है। डिस्ट्रक्शन को देखते हुए वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि प्लीज उसे एक अच्छा मर्सनरी बनने की परमिशन दे, लेकिन वो जानता है कि उसमें अच्छा कुछ नहीं है और अपनी मिशन की तरफ कूद पड़ता है। तब तक पूरी तरह बर्बाद हो चुकी टावर में कॉल्हन जोर से हंसी मारते हुए मर्सनरी की तारीफ करता है कि वो अब तक कितना अच्छा सर्वाइव कर गया। पॉल पूरा दबा हुआ फील करता है और नीचे देखकर समझता है कि वो कितना लकी है, क्योंकि जो तालिस्मन उसे पहले मिला था वो एक प्रोटेक्शन वाला था। उस वक्त प्रोफेसर वापस सामने आता है, उसे ऑर्डर करता है कि यहाँ से निकल जाओ, और कॉल्हन की फायर पावर का आइस से जवाब देता है। फिर वो मर्सनरी की तारीफ करता है कि इतना टाइम सर्वाइव किया, इसलिए अब थोड़ा और भरोसा किया जा सकता है। वो बोलकर उसकी तलवार पर एक स्पेल डाल देता है जो लड़के को शॉक कर देता है, क्योंकि ये ईथर मैजिक है, एक एन्चेंटमेंट मैजिक। प्रोफेसर पूछता है क्या वो अटैक्स ब्लॉक करता रह सकता है, तो पॉल बोलता है जितना चाहिए उतना ब्लॉक कर लेगा। वो ये सोचकर बोलता है क्योंकि पीछे हट नहीं सकता, ब्लॉक नहीं किया तो मर जाएगा। कॉल्हन दोनों का ध्यान खींचकर बोलता है कि एक मेज और एक वॉरियर मिलकर बढ़िया जोड़ी बनाते हैं, पर फिर भी वो एक और पावरफुल फायर स्पेल डालता है जो पॉल एक स्लैश से रोक देता है। प्रोफेसर समझ जाता है कि सिचुएशन मुश्किल होने वाली है और सोचता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो शायद अब अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ेगा। नेचर में जितना माना होता है वो लिमिटेड होता है, और अब 2 कमांडिंग एंटिटीज एक साथ उससे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके बीच कंट्रोल की लड़ाई शुरू हो जाती है और प्रोफेसर सोचता है कि पता नहीं वो बंदा कितना एंड्योर करेगा। कॉल्हन प्रोफेसर को देखते हुए वो इतनी बड़ी पावर अनलीश कर रहे होते हैं कि दोनों ही एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को वैसे ही धमाका करना है, और धीरे धीरे दोनों की पावर इतनी ज्यादा भरने लगती है कि वो बिल्कुल 2 मॉन्स्टर्स जैसे लग रहे होते हैं। पावर इतनी इंटेंस होती जाती है कि पूरा एरिया कैटास्ट्रॉफिक तरीके से टूट फूट जाता है। पॉल ये सब देखकर सोचता है कि सब बकवास हो गया, क्योंकि वो 2 बड़े मॉन्स्टर्स की फाइट देख रहा है और कहीं से भी एस्केप का कोई रास्ता नहीं। वो जमीन पर पड़ा होता है, हिल भी नहीं पाता, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि सीन इतना बिगड़ जाएगा। दूर से एक बड़ा सा वर्ल्डविंड दिख रहा होता है और डेक्लैन के मर्सनरीज अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन एक बंदा बोलता है रुको, अभी अटैक करना सीधा सुसाइड है, और पूछता है कितने मर्सनरीज अभी बचे हैं। पर उसी सेकंड सब लोग डिस्ट्रक्शन के एक जबरदस्त वेव से उड़ा दिए जाते हैं और समझ जाता है कि वो लोग एम्बुश में फंस गए। इसी वक्त एमसी फाइनली बैटलफील्ड पर आता है, फुल स्टाइल में एंट्री मारते हुए, और कॉल्हन और पेरून दोनों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। एस्टर बस उन दोनों को बोलता है कि जरा ध्यान देना, उसकी बैडेस एंट्री देख लो। ये सुन के दोनों मेजेस अपनी अटैक्स रोक देते हैं और फायरहेयर गुस्से से पूछता है क्या ये कोई मजाक चल रहा है, लेकिन एमसी हाई स्पीड में मूव करके सीधा कॉल्हन की गर्दन तक पहुंच जाता है और बोलता है कि ये जगह उसकी कब्र बनेगी। मेज उस पल डेंजर फील करता है और इम्पल्स में हाथ उठाकर एक कॉलोसल फायर अटैक डाल देता है जो प्रेशर के कारण उसको भी पीछे उड़ा देता है। फिर भी उसका शरीर चोट खा चुका होता है और सोचने का वक्त भी नहीं मिलता, वापस कॉर्नर में फंस जाता है। कुछ करने की कोशिश करता है पर माना डेविएशन की वजह से कुछ हो नहीं पाता। उस वक्त कई मर्सनरीज आ जाते हैं उसकी मदद के लिए। वो चांस लेकर एक मनावियल पकड़ता है और पीने लगता है ताकि माना डेविएशन का प्रॉब्लम ठीक हो जाए। फिर उसे टेंशन होती है कि ये इतना पावरफुल बंदा अचानक कहाँ से टपक पड़ा, और इसके ऊपर वो शॉक होता है क्योंकि एमसी बैटलफील्ड को एकदम साफ कर रहा होता है अपनी अनबिलीवेबल पावर्स से। कॉल्हन को यकीन ही नहीं होता कि बंदा इतना कमाल का कैसे हो सकता है, क्योंकि एमसी की मूवमेंट्स में बिल्कुल भी मोनोवेस्ट नहीं दिख रहा। तब उसे पता चलता है कि वो एनिमी से इम्प्रेस हो रहा है, तो तुरंत रिएक्शन चेंज करके चिल्लाता है कि सब लोग मर जाएंगे। ये बोलकर वो अपना एक सबसे पावरफुल फायर स्पेल छोड़ देता है जो पूरा एरिया को साफ कर देता है और उसके अपने मर्सनरीज भी उसमें उड़ जाते हैं। एमसी सिर्फ ये पावर को आते हुए देख रहा होता है और एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। अगले सेकंड कॉल्हन सोचता है टारगेट लगा या नहीं, और उसे पता है उसके साथ वाले अलाइड मर्सनरीज भी मर गए होंगे, पर उसे परवाह नहीं क्योंकि मिशन पूरा करना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सांस भरता है क्योंकि इतना अनस्टेबल फील करना उसकी स्टाइल नहीं है। फिर वो एक वॉयल जमीन पर देखता है, पर जैसे ही उसे पीने जाता है उसे डर लग जाता है क्योंकि धुआं में एक आवाज सुनाई देती है। वो एमसी होता है जो बोलता है कि बाहर से कॉल्हन एक पागल जैसा लगता है, पर अंदर से वो सिर्फ एक ठंडा और कनिंग सा सांप। फिर एमसी सामने आ जाता है अपना मैजिक मिसाइल सीधा टारगेट पर लगाए हुए और बोलता है कि ये ठंडी चालाक सोच ही आज उसकी मौत का रीजन बनेगी।
ये बोलकर वो मैक्सिमम पावर का अटैक छोड़ देता है। वाइस लीडर कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाता, सीधा खड़ा का खड़ा रहता है और वो अटैक बिल्कुल बीच फोरहेड को चीर कर निकल जाता है। सिर्फ एक स्ट्राइक में उसका काम तमाम हो जाता है। एस्टर बॉडी के पास आता है और मानता है कि पावरफुल कॉल्हन से वो कुछ कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई भी नॉर्मल मेज तो उसने जो एम्बुश सेट किया था उसमें तुरंत मर जाता। पर कॉल्हन के रिफ्लेक्सेस हमेशा की तरह जबरदस्त थे और उसका लास्ट स्पेल उसके ही काम आ गया, क्योंकि उसने अपने ही मर्सनरीज को उड़ा दिया और एक स्मोक स्क्रीन भी बना दी। और अगर फाइट थोड़ी और लंबी होती तो एमसी ही हार जाता, क्योंकि उसका माना अभी भी बहुत कम है। वो बॉडी में खोजबीन करता है और एक पाउच मिलता है। उसे पता है वॉर मेजेस किसी पर भरोसा नहीं करते, इसलिए अपने ग्रिमूर हमेशा साथ लेके चलते हैं। एमसी पाउच को रख लेता है क्योंकि उसमें रिकग्निशन स्पेल लगा होना ही था, पर वो बाद में उसको तोड़ देगा। फिर वो साइड में देखकर प्रोफेसर को बोलता है कि आप लेट आए। प्रोफेसर जवाब देता है कि वो कुछ चूहों से निपट रहा था, क्योंकि उसने बहुत सारे मर्सनरीज पकड़ लिए। फिर वो हाथ में एनर्जी जमा करता है और पूछता है कहीं एमसी भी उन्हीं चूहों में से तो नहीं। एमसी बोलता है कि मैं एक पागल को खत्म करके आ रहा हूं जो डेक्लैन क्लैन का एलाई था, और फिर भी आप मुझसे ऐसी सवाल कर रहे हो। प्रोफेसर कंक्लूड करता है कि लगता है एमसी डब्ल्यूजे के ऑर्डर पर आया होगा। फिर बोलता है टेंशन मत लो, पर उसके दिमाग में घूमता रहता है कि ये बंदा कौन है जिसके ऊपर डब्ल्यूजेआई इतना ट्रस्ट करता है। फिर वो पूछता है कि वो मर्सनरी लड़का कौन था जो एमसी के साथ था, और क्या उन्होंने रिसर्च को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एस्टर बोलता है कि जो रिसर्च उसको मिली थी वो पक्का फेक थी, क्योंकि डब्ल्यूजेआई ने सब कुछ पहले से प्लान किया होगा और उस लड़के को बेट की तरह यूज किया। एमसी ये बोलता है, पर सोचता भी है कि कंसीलमेंट स्पेल होते हुए भी फाइट बहुत इंटेंस थी, और रिपोर्ट लेट होने के बाद भी इंपीरियल नाइट्स का नहीं आना बहुत अजीब है, तो उसको लगता है डेक्लान फैमिली ने उनको ब्राइब कर लिया होगा। पेरून पूछता है क्या उसके पास असली थीसिस है, और एमसी बोलता है हाँ, पेपर्स दे देता है। प्रोफेसर पेपर्स लेके पढ़ता है और पूछता है क्या एमसी कंटेंट जानता है। एमसी बोलता है हाँ, और यह भी मानता है कि उसे लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सिर्फ ये सवाल है कि क्या प्रोफेसर श्योर है कि वो ये चाहता है, क्योंकि एमसी एक बड़ा एलाई खोना नहीं चाहता। पेरून अग्री करता है क्योंकि पेपर्स सेफली मिल गए, तो वो कहता है चलो अब इसे खत्म करें। पर उससे पहले वो पूछता है एमसी क्या लेना चाहते हो रिटर्न में। एस्टर को ये समझ नहीं आता, तो प्रोफेसर बताता है कि डब्ल्यूजेआई सिर्फ एक टाइप के लोगों पर ट्रस्ट करता है, वो लोग जिनके डिजाइनर क्लियर हो और उनकी डिजाइनर उनके साथ मैच करती हो। और क्योंकि एमसी ने वो ट्रस्ट जीत लिया है, तो नेचुरली रिटर्न में कुछ देना फेयर होगा। एमसी को ये बात इंटरेस्टिंग लगती है और वो बोलता है कि उसे एक किताब चाहिए। प्रोफेसर को समझ नहीं आता, तो एमसी एक्सप्लेन करता है कि वो बनाने वाला है, एक बड़ी सी शानदार टावर बनाएगा और उसके अंदर वो बुक्स रखेगा ताकि कोई भी आके पढ़ सके, और उसमें प्रोफेसर की लिखी एक किताब भी चाहिए जो आर्कन साइंसेस के पर्सपेक्टिव से हो। पेरून को ये सुन के थोड़ा हंसी आती है, क्योंकि ये हर कोई समझ नहीं पाएगा, पर उसे आइडिया बुरा नहीं लगता। एमसी बोलता है कि वो अब चलता है, पर उससे पहले प्रोफेसर पूछता है कि कॉन्टैक्ट कैसे रखेंगे, क्योंकि उसके पास और पेपर्स भी देने हैं। एमसी थोड़ा सोचता है, अपनी डायमेंशनल पाउच खोलता है, एक आइटम निकालता है और प्रोफेसर की तरफ फेंक देता है, बोलते हुए कि ये कम्युनिकेशन क्रिस्टल है। पेरून क्रिस्टल पकड़ता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर तब तक एमसी वहां से गायब हो चुका होता है। कुछ देर बाद इंपीरियल नाइट सीन पर आ जाते हैं और जो लोग जिंदा बचे होते हैं उनको हेल्प मिल जाती है। एरिया को तुरंत आइसोलेट कर दिया जाता है। एमसी अपने स्लीपवेयर में बिल्कुल नॉर्मल बनता हुआ प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं। डामेन अपने दोस्त को देखकर पूछता है वो कहाँ था। एमसी बोलता है कि कुछ काम निपटा रहा था और सोचता है कि कॉल्हन और मर्सनरीज का बॉडी उसके पास है, तो सब एविडेंस क्लियर होने की वजह से डेक्लन फैमिली कुछ टाइम चुप रहेगी। फिर वो अपने सील के बारे में सोचता है जो फाइट के टाइम रिएक्ट हुआ था, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता, पर अच्छा हुआ क्योंकि उस सील ने उसे वो पावरफुल अटैक ब्लॉक करने में हेल्प की, तो कंप्लेन करने का कोई रीजन नहीं। वो एक एलिमेंटल टेक्निक होती है जो मेजेस अक्सर यूज करते हैं ताकि वो अपनी ही मैजिक से हर्ट न हो। एमसी इसके बारे में सोचता रहता है और डिसाइड करता है कि इसको और डीपली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसी वक्त कोई उसको बुलाता है। एक स्टूडेंट होता है जो अपना नाम चेनबी बताता है। एस्टर पूछता है क्या काम है, और लड़का बोलता है कि एमसी बहुत अच्छा लड़ता है। एमसी टेंशन में आ जाता है कि कहीं लड़के ने उसकी असली आइडेंटिटी तो नहीं पकड़ ली, और अगर ऐसा है तो शायद उसे मारना पड़े। पर लड़का बोलता है कि उसने एडमिशन सेरेमनी में जो फाइट देखी थी वो बहुत जबरदस्त थी, इसलिए पूछ रहा है कि वो ऐसे लड़ना कैसे सीख सकता है। एमसी चैन की सांस लेता है, समझता है कि शायद उसकी अच्छी रेपुटेशन बन गई है। वो बस इतना बोलता है कि उसका ओपोनेंट के पास ईथर कम था, पर कल से सब चेंज हो जाएगा, और ये बोलकर आगे बढ़ जाता है। चैन भी थोड़ा शर्मा के बोलता है कि वो एमसी के साथ रहना चाहता था क्योंकि उसने अभी तक कोई दोस्त नहीं बनाया, और पूछता है क्या एमसी समझ सकता है। एस्टर इमेजिन करता है कि हाँ, समझ सकता है। अकादमी चाहे बोलती हो सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, चाहे कोई कहीं से भी हो, पर ये अकादमी का वादा है, स्टूडेंट्स का नहीं। लड़का फिर बोलता है कि वो बहुत नर्वस था और जब प्रॉब्लम्स फैल जाएंगी तो अकेला रहना अजीब लगेगा।
MC कहता है हाँ समझता हूँ, और दोनों नॉर्मल तरीके से बात करते रहते हैं। MC को लगता है कि कभी कभी किसी नॉर्मल इंसान से बात करना अच्छा होता है, क्योंकि इस नए लाइफ में अब तक उसने सिर्फ पागल लोग ही देखे हैं, और नॉर्मल बंदा कैसा होता है वो ऑलमोस्ट भूल ही गया था। फिर वो कंक्लूड करता है कि अब टाइम आ गया है उसकी एकेडमिक लाइफ शुरू करने का। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में इकट्ठा हो जाते हैं। डामेन बार बार जम्हाई ले रहा होता है क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही होती है। तभी चेन भी आता है, दोनों को ग्रीट करता है और बोलता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा रात का केओस होने के बाद भी हमें सीधा क्लास अटेंड करनी पड़ रही है। MC अग्री करता है और नोटिस करता है कि उसका नया दोस्त ना तो किसी नोबल फैमिली का लगता है और ना ही उसके पास ज्यादा पैसे हैं, पर फिर भी वो बिल्कुल शाय नहीं, बड़ा चीयरफुल है और डिसेंट बंदा लगता है। लड़का MC का ध्यान खींचता है और बोलता है कि उसने पता किया है कि उनकी टीचर मिस ज़ेर होंगी। MC को समझ नहीं आता वो किसकी बात कर रहा है, और चेन भी एक्साइटेड होकर बताता है कि ये वो ही औरत है जिन्होंने अकेला खुद एक पूरी ट्रोल की हॉड का काट काट के सफाया कर दिया था। तभी टीचर आती है और MC फाइनली समझता है कि वो एक्चुअली प्रोफेसर ज़रा की बात कर रहा था, जिनका रियल नाम ज़ेरा था, जो एडमिशन सेरेमनी के एंट्रेंस पर खड़ी थी। वो सबको ग्रीट करती है, अपना इंट्रो देती है और रात के केओस के बारे में बोलती है, पर यह भी कह देती है कि ऐसी चीज़ें कभी स्टडीज़ को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। फिर वो अनाउंस करती है कि वो सबका माना मेज़र करेगी, क्योंकि ये मेजरमेंट क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इवैल्यूएट करता है, और पूछती है क्या कोई बता सकता है कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब एक लड़की हाथ उठाती है। स्टूडेंट अपना नाम आर्जन बताती है और कहती है कि पता नहीं कोई क्लियर आंसर होता भी है या नहीं, पर उसके हिसाब से क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक्सप्लेन करती है कि अगर आपके सामने कोई मेज़ हो जो आपसे उतना ही पावरफुल हो, तो जिसके पास बेहतर क्वालिटी का माना होगा उसको फ़ायदा मिलेगा। MC ये सुन के इमेजिन करता है कि ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक वाला जवाब है, क्योंकि माना क्वालिटी प्रिसीजन और स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मैजिक हो लेकिन टारगेट हिट ही ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। पर असली दुनिया में चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं, और MC यह जानता है। वो ये सोच ही रहा होता है कि टीचर ज़रा से क्लिक करती है ज़ुबान से, क्लियरली इरिटेट होके, जिससे लड़की डर जाती है। फिर टीचर पूछती है तुम्हारी फैमिली कौन सी है। आर्जन जवाब देती है कि वो बैरनी पेलम फैमिली से है। ये सुन के टीचर एक गहरी सांस लेती है और बोलती है कि हाँ, किसी भी रैंडम फैमिली से मैं इसी लेवल का जवाब एक्सपेक्ट करती हूँ। ये सुनकर लड़की बहुत हर्ट हो जाती है, पर ज़रा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूछती है कोई और आंसर देना चाहेगा। सब चुप रहते हैं, तो वो रैंडमली एक और स्टूडेंट को पॉइंट करती है। वो लड़का खड़ा होता है और बोलता है कि उसके हिसाब से माना की क्वांटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े लेवल की लड़ाई में क्वांटिटी काम आती है। एस्टर सोचता है कि बात गलत नहीं, एक एंगल से क्वांटिटी क्वालिटी को बीट कर सकती है, और एंड में सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है। पर फिर से टीचर इरिटेट हो जाती है और लड़के से पूछती है कि वो किस फैमिली का है। लड़का बोलता है कि वो किसी फैमिली से नहीं। ज़रा एक और स्टूडेंट को बोलने को बोलती है और स्टूडेंट्स इधर उधर कुछ भी गेस लगाना शुरू कर देते हैं। फैमिली, स्पीड, डिटर्मिनेशन, जो टीचर को और ज़्यादा इरिटेट करता है। टीचर को और गुस्सा दिला दिया। MC को थोड़ा टेंशन होने लगा, क्योंकि ये टीचर को खुश करना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर टीचर सबको बोलती है कि सबकी बात ध्यान से सुनो, और कहती है कि सब लोग लगभग सही थे, लेकिन असली में कोई करेक्ट आंसर था ही नहीं। इसलिए वो चाहती है कि सब थोड़ा सोचो कि अपने किस टाइप का जवाब दिया। क्या वो सच में उनका खुद का सोचा हुआ था या बस अंदाज़ा मार रहे थे? आखिर मेद को कभी भी अपना यकीन नहीं खोना चाहिए, चाहे कहीं भी हो या कभी भी हो। सबकी तरफ घूरते हुए वो कहती है कि किसी में भी एक असली मैजिशियन वाली सोच नहीं थी, और वो सबको ऑर्डर देती है कि अभी से असली मैजिशियन बनो। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स इमोशनल हो जाते हैं, MC भी। एंड में MC को लगा कि वो सही था, पर टीचर का टीचिंग स्टाइल काफ़ी क्रेजी लगा। उसके बाद टीचर माना मेजरमेंट अनाउंस करती है और सबसे पहले अर्जेन को बुलाती है। ज़ारा बोलती है कि ये लड़की मैजिक डिवीज़न की क्लास M3 की रिप्रेजेंटेटिव होगी, क्योंकि इसने बहुत अच्छा आंसर दिया था, और इस वजह से वो अपने क्लासमेट्स के माना लेवल रिकॉर्ड करेगी। लड़की एक्साइटमेंट में दौड़ती है और एस्टर टीचर के ट्रेनिंग स्टाइल को नोटिस करता है। इसी बीच चेन भी जलन से मर रहा होता है, क्योंकि वो भी ये करना चाहता था। ज़ेरा असिस्टेंट प्रोफेसर को आगे बढ़ने को बोलती है और वो अपनी केप हटा के मैजिक डिवाइस रिवील करता है। टीचर बोलती है कि शायद काफ़ी स्टूडेंट्स ने पहले कभी ये मैजिकल आइटम नहीं देखा होगा, और अब टाइम है कि सब अपना माना लेवल पता करें, क्योंकि वो देखना चाहती है कि इनके बीच कोई मॉन्स्टर तो नहीं। वो समझाती है कि स्टूडेंट को बस अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पे रखना है और माना को उसमें सर्कुलेट करना है। अर्जेन ऐसा करती है और फील करती है कि क्रिस्टल बहुत तेज़ी से पावर से भर रहा है। फिर उस पर इन्फॉर्मेशन दिखने लगती है। एक बड़े मैजिक सर्कल में नंबर 4 अपीयर होता है। टीचर बोलती है कि मैजिक सर्कल के बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, पर सबसे मेन वो बड़ा नंबर होता है जो बीच में दिख रहा है। ये रिफाइनमेंट इंडेक्स होता है। सिंपल में माना क्वालिटी लेवल 1 से 10 तक होता है और अर्जेन लेवल 4 पर है।
पिछले साल के फ्रेशमैन एवरेज लेवल 3 पर थे, तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव था। लड़की शर्माते हुए थैंक्स बोलती है। फिर वो माना क्वांटिटी मेजरमेंट होता है और अर्जेन का लेवल 17 आता है। माना क्वांटिटी 1 से 100 तक होता है और पिछले साल का एवरेज 15 था। तो लड़की का रिजल्ट थोड़ा हाई था। टीचर कहती है कि स्टूडेंट की माना की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत अच्छी हैं और उसे कंग्रेचुलेट करती है। इतने सारे तारीफ से लड़की पूरी शर्मा जाती है। उधर एमसी सब कुछ ध्यान से देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद काफ़ी स्टूडेंट्स अपने मेजरमेंट्स करा लेते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि उन्हें क्या इंप्रूव करना है। तभी चेन भी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि उसका माना मेजर किया जाए। एमसी पूछता है क्या वो इतनी जल्दी जाना चाहता है, और तभी एक जोर की चीख सुनाई देती है, क्योंकि एक लड़की का रिजल्ट रिफाइनमेंट लेवल 6 आया, जबकि एवरेज 3 था, और माना क्वांटिटी लेवल 20, जो काफ़ी सरप्राइजिंग था। असिस्टेंट उसका नाम पूछता है और लड़की बताती है कि उसका नाम फ्यूरियन देई है। एस्टर को तुरंत समझ आ जाता है कि ये डालिया की ही फैमिली से है, और उसके बाल देखकर लगता है कि ये कोलेटरल ब्लड लाइन से होंगी। असिस्टेंट भी बोलता है कि वो सरप्राइज्ड है और नोबल फैमिली के डिसेंडेंट से कम एक्सपेक्ट नहीं किया था। लड़की हंसता हुआ थैंक्स बोलती है। इस वक्त डेमन उठता है और समझ ही नहीं पाता क्या हो रहा है। एमसी उसे बताता है कि ये लोग माना मेजर कर रहे हैं। लड़का एक्साइटेड हो जाता है और जोर से चिल्लाता है कि वो भी ट्राई करेगा, जिससे एस्टर को एम्बैरसमेंट होता है क्योंकि सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। तीनों नीचे सीढ़ियां उतरने लगते हैं और स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाते हैं कि ब्लैंडोर फैमिली का हेयर कितना छोटा लग रहा है, और जो उसके पास खड़ा है वही वो बंदा है जिसने मारपीट की थी। डैमियन सब सुन लेता है और सोचता है कि ये टाइटल उससे बिल्कुल नहीं चाहिए था, मतलब बच्चे को पीटने वाला आदमी। असिस्टेंट डैमियन को बोलता है ट्राई करो। डैमियन पूछता है क्या बस माना क्रिस्टल में सर्कुलेट करना है। वो हाँ बोलता है और डैमियन शुरू हो जाता है। अगला ही पल सब लोग शॉक हो जाते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते जो वो देख रहे हैं। माना क्वालिटी 9 पॉइंट्स और क्वांटिटी 67। लोग पूछते रहते हैं कि ये कोई मिस्टेक तो नहीं। एमसी को ये सब देखकर मजा आता है, क्योंकि आम लोग तो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जब उनके सामने कोई असली जीनियस हो। आखिर ये वो वॉल है जो नॉर्मल लोगों की समझ से बाहर होती है। वो मानता है कि उसे पता था डैमियन जीनियस है, पर इतना ज्यादा एब्सर्ड ये उसे भी एक्सपेक्ट नहीं था। पर ये ब्लैंडोर फैमिली के मॉन्स्टर के लेवल से मैच करता है। वो लोग हमेशा ही बहुत पावरफुल होते हैं, शायद पैदा ही ऐसे होते हैं। उसे लगता है अगर पिछले जन्म में डैमियन ने मेहनत की होती तो पूरा कॉन्टिनेंट बदल सकता था, पर इस जन्म में सब कुछ अलग होगा। ब्लैंडोर फैमिली डेक्लन के रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बनेगी और डैमियन सारे नॉर्मल लिमिट्स तोड़ देगा। असिस्टेंट डैमियन की तारीफ करता है, बोलता है कि वो ब्लैंडोर फैमिली के लायक है और फेम को सिर पर मत चढ़ने देना। डैमियन कुछ समझता नहीं पर सीधा ठीक है बोल देता है। वो भागकर एमसी को कहता है कि अब तुम भी मेजर करो। एस्टर सोचता है कि सब लोग उसके रिजल्ट के लिए क्यूरियस होंगे, क्योंकि वो नोबल फैमिली से नहीं है, पर एक ब्लैंडोर के हेयर के साथ खड़ा रहता है और डोलम फैमिली के सेकेंड सन को पीट दिया था। खैर, वो क्रिस्टल के पास जाता है और डिसाइड करता है कि सेफ रहना है तो बीच बीच का रिजल्ट रखेगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। वो थोड़ा सा अपने माना की प्रॉपर्टी एडजस्ट करता है और एक डिसेंट अमाउंट यूज करता है, पर ऐसा करते ही उसे कंफ्यूजन होता है, लिमिटर इतना लो क्यों लग रहा है। उसे लगता है उसने सब गड़बड़ कर दी है, क्योंकि रिजल्ट अब उसकी सोच से ज्यादा हाई निकलने वाला है। ये सब सोचकर एस्टर का रिफाइनमेंट इंडेक्स लेवल 10 आ जाता है, लेकिन नंबर्स इतनी तेजी से बढ़ने लगते हैं कि सिस्टम ही बग हो जाता है और लिमिट एक्सीडेड का एरर दे देता है। डिवाइस को रीस्टार्ट करना पड़ता है। लोग समझ ही नहीं पाते कि लिमिट एक्सीडेड का मतलब क्या बकवास है। डैमियन तो सीधा चिल्लाता है कि उसका दोस्त इनक्रेडिबल है। एमसी असिस्टेंट को बोलता है कि डिवाइस सही से काम नहीं कर रहा, दोबारा मेजर करना पड़ेगा। पर डैमियन बोलता है कि रिजल्ट बिल्कुल सही है। एमसी बस सोचता है कि ये लड़का चुप हो जाए, पर डैमियन तो और भी ज्यादा इंसिस्ट करता है कि टेस्ट 100% करेक्ट है। एमसी और इरिटेटेड हो जाता है। असिस्टेंट डिवाइस रीस्टार्ट करता है और एस्टर फिर से टेस्ट देता है। इस बार रिजल्ट आता है रिफाइनमेंट लेवल 3 और टोटल माना 15। एस्टर चैन की सांस लेता है क्योंकि इस बार वो ज्यादा केयरफुल था। लेकिन तभी कोई चिल्लाता है, ये तो, और एस्टर घबरा के मुड़ता है। वो डैमियन होता है। एमसी पूछता है उसने वो गाली कहाँ से सीखी। डैमियन इरिटेट होकर बोलता है कि एक दोस्त ने सिखाया था कि जब कुछ झूठ हो तो उसे वो बोलते हैं, और उसके हिसाब से ये सब झूठ है। एमसी ठंडी पसीना छोड़ देता है, क्योंकि अब समझ आ गया कि डैमियन के आसपास कुछ भी कैजुअली नहीं बोल सकता। दोपहर के बाद फर्स्ट मैजिक डिपार्टमेंट में ज़ारा परेशान होती रहती है। उसके दिमाग में सिर्फ सेकंड मैजिक डिपार्टमेंट का रेनोवेशन और डेक्लन का अटैक घूम रहा होता है, और वो मेज कल्हान और प्रोफेसर पेरूम की फाइट के बारे में सोचती रहती है। पर वो जानती है कि पेरूम पहले काफी मशहूर मेज था और शायद संभाल लेगा। तब असिस्टेंट आता है
और बोलता है कि मेजरमेंट्स के रिजल्ट्स आ गए हैं। वो रिपोर्ट देता है और ज़ारा नोटिस करती है कि इस सेमेस्टर का ओवरऑल लेवल काफ़ी नॉर्मल सा है। फिर वो देखते ही समझ जाती है कि डैमियन का स्कोर फैमिली हिस्ट्री के सबसे बड़े टैलेंट जैसा ही आया है। पर असली शॉक उसके बाद आता है। एस्टर की रिपोर्ट में लिखा होता है कि टेस्ट दोबारा करना पड़ा क्योंकि एरर आया और एरर कोड था लिमिट एक्सीडेड। ज़ारा इसे देखकर इंट्रीग हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो एस्टर पर नज़र रखेगी। उधर डैमियन पूछता है क्या ये अच्छा लग रहा है और एक मोनो ड्रैगन दिखाता है। MC बोलता है हाँ अच्छा लग रहा है। लड़का रिलैक्स्ड फील करता है पर एस्टर बोलता है कि थोड़ा डायनामिक बनाना इंटरेस्टिंग होगा। चेनबी जो कुछ देख रहा होता है उससे हिला हुआ होता है क्योंकि फ्यूरियन जैसे बड़े टैलेंट ने भी सिर्फ एक स्पिरिचुअल बॉडी कंट्रोल की थी और ये डैमियन माना से खेल रहा है जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं। वो सोचता है दुनिया कितनी बड़ी है और वो खुद कितना छोटा है। MC उस लड़के को देखकर उसका एहसास समझ जाता है पर लाइफ में रियलिटी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही पड़ता है। डैमियन MC को आवाज़ देता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि आज का दिन बहुत मज़ेदार था और उसने अकादमी ज्वाइन करके बिल्कुल सही चॉइस ली। MC उसकी एक्साइटमेंट देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि ये सब बस सुनकर MC को थोड़ा अजीब लगता है। कुछ देर बाद MC कल्हान का स्पेशल बैग उठाता है क्योंकि वो लॉक्ड है और उसे मैजिक का प्रिंसिपल समझना है। उसे पता है कि ओनर का पैटर्न समझ जाए तो आसानी से तोड़ देगा। अगर सही टूल्स होते तो 1 हफ्ते से कम में काम हो जाता, बस चुप रहना पड़ रहा है। पर वो सिर्फ यही नहीं कर रहा था, उसने ब्लैंडोर फैमिली से मिला एलिक्सर ट्रांसफॉर्म करके अब्जॉर्ब भी कर लिया था। अकादमी में भी काफ़ी नॉलेज जमा कर लिया। लेकिन अभी उसका मेन फोकस बैग के अंदर क्या है ये जानना था। बैग अनलॉक करने के बाद उसे कुछ पोशंस मिलते हैं, एक बहुत बड़ा सा केप जो वो कभी नहीं पहन सकता और एक डिफेंसिव आर्टिफैक्ट। वो आर्टिफैक्ट इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि डिफेंसिव पावर बुरी नहीं होती, पर उसकी असली दिलचस्पी कुछ और चीज़ में होती है। डेक्लन का सीक्रेट ग्रिमोयर क्रिम्सन फ्लैम्स। ये एक सीक्रेट मैजिक है जो फॉरेन की फ्लेम से तो कमज़ोर है पर फिर भी बहुत ज़बरदस्त जला देने वाली मैजिक है। वो जानता है ये एक रात में सीखने वाली चीज़ नहीं। तभी उसे एक बात याद आती है, आज शायद सेमी एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होना था। सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए होते हैं और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड डैमियन होता है इतने सारे लोग देखकर। चेनबी बताता है कि सारी क्लासेस एक साथ जमा हुई हैं और वो पूछता है कि MC ने न्यूज़ सुनी या नहीं। फिर कहता है कि रूमर है कि इस सेमेस्टर का टेस्ट एडवांस थ्रू द कैनियन हो सकता है। एस्टर को तुरंत समझ आ जाता है। टेस्ट के 3 टाइप्स होते हैं, कॉरिडोर ऑफ चैलेंजेस, सीवर जैसा लैबिरिंथ जहां ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना होता है, एडवांस थ्रू द कैनियन जहां स्टूडेंट्स फिनिश लाइन तक दौड़ते हैं, और एक सिम्युलेटर जहां किसी इंसान या मॉन्स्टर से ड्यूएल होता है। MC सोचता है कि कोई भी टेस्ट हो फर्क नहीं पड़ता, बस बिना दिक्कत पास करना है। पर चेनबी की हालत देखकर लगता है वो उसके जैसे रिलैक्स नहीं है, वो टेस्ट के चक्कर में बिल्कुल परेशान हो रखा है। तभी एक जोर की आवाज़ आती है सबको चुप रहने को और प्रोफेसर पेरूम एंट्री मारते हैं। वो बोलते हैं कि वो क्लास M के इंचार्ज हैं। MC उन्हें देखकर खुश होता है और मजाक करता है कि उनकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स पिछली बार से भी ज़्यादा खराब लग रहे हैं। प्रोफेसर बोलते हैं कि जैसे सब जानते हैं सेमी एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होने वाला है। 2 लफ्ज़ों में वो अनाउंस कर देते हैं कि चोजन टेस्ट है कॉरिडोर ऑफ चैलेंजेस। ये सुनकर चेनबी का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने बाकी सारे टेस्ट्स के लिए 1000 प्लान्स बनाए थे पर इसके लिए एक भी नहीं। इसी वजह से वो पूरा डेस्परेट हो जाता है। पेरूम सबको लाइन बनाने बोलते हैं क्योंकि अब वो रूल्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। वो बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव सिंपल ही है, कॉरिडोर ऑफ चैलेंजेस एक सीवर टाइप लैबिरिंथ है और सबको बस फाइनल गेट तक पहुंचना है। चेनबी बोलता है कि सुनने में तो EZ लग रहा है, पर प्यूम तुरंत क्लैरिफाई कर देता है कि ये कोई फालतू रेस नहीं होगी, रास्ते में गोलेम्स होंगे। लड़का शॉक हो जाता है कि ये कौन सी बकवास मुश्किल दे दी, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स उसे चुप रहने बोलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बोल रहा है। प्रोफेसर फिर रिपीट करता है कि गोलेम्स थोड़े क्लमजी तरीके से बनाए गए हैं, पर फिर भी स्टूडेंट्स के करंट लेवल के हिसाब से काफ़ी मुश्किल होंगे, इसलिए सबको ध्यान से आगे बढ़ना होगा। सब स्टूडेंट्स शिकायत करना शुरू कर देते हैं और प्रोफेसर को रियलाइज़ होता है कि इन मेजेस में कंपोजर की बहुत कमी है। उसे पॉल याद आता है, उसने तो अपनी लिमिट्स तक पुश करके करेज दिखाया था। शायद एनवायरनमेंट ही ऐसा है, पर प्रोफेसर जानता है कि कुछ स्टूडेंट्स में पोटेंशियल भी है, जैसे फ्यूरियन जिसमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखती है। अर्जेन की भी स्ट्रॉन्ग आंखें हैं और काफ़ी और स्टूडेंट्स भी तैयार दिख रहे हैं। डैमियन को देखकर अलग लगता है, वो तो लगता ही नहीं सोच रहा कुछ। तब प्रोफेसर सबका ध्यान फिर से खींचता है और बताता है कि गोलेम सिर्फ इंटरसेक्शंस पर गार्डियंस की तरह होंगे। उन्हें हराना है या अवॉइड करना है ये पूरी चॉइस स्टूडेंट की। इसके अलावा सबको एक ब्रेसलेट दिया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए जिसमें फोर्स फील्ड जैसी डिफेंसिव पावर होगी।
अगर फोर्स फील्ड टूट गया तो स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और गोलेम्स उससे इग्नोर करना शुरू कर देंगे। सब लोग टेस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी देखकर हैरान हो जाते हैं। आखिर में प्रोफेसर एक सजेशन देता है, बोलता है कि उसे इम्प्रेस करो। उसे फर्क नहीं पड़ता कौन पहला आता है या कौन कितने ओपोनेंट्स को हराता है, बस कुछ इम्प्रेसिव दिखाओ और वो उन्हें एक ऐसी रिवॉर्ड देगा जो उनको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एमसी को ये सुनकर काफी इंटरेस्ट होता है और मोटिवेशन बढ़ जाती है। वो सोचता है ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के बारे में। उसके 3 लेवल्स हैं, अपर, इंटरमीडिएट और लोअर। वो अभी सिर्फ लोअर लेवल एक्सेस कर सकता है, पर वहां कोई यूजफुल मैजिक बुक नहीं मिली। क्लूज के लिए तो कम से कम इंटरमीडिएट लेवल तक जाना पड़ेगा। दूसरा तरीका है 3 या ज्यादा प्रोफेसरों की रिकमेंडेशन। ये जानकर एमसी डिसाइड करता है कि उसे पेरूम का रिवॉर्ड चाहिए। अच्छा है कि कॉरिडोर का क्रॉस सेक्शन डायग्राम उसने पूरा याद कर रखा है। कुछ देर बाद स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के पास जाते हैं। कोई फ्लोरल बॉम्ब्स मांग रहा है पर इनकार मिलता है। एक गोलम कंट्रोलर मांगता है, उसे भी मना कर दिया जाता है। एस्टर पूरा सीन देखकर सोचता है सब लीचों की तरह मदद मांग रहे हैं। फिर वो साइड देखता है तो डैमियन बीज वाइन सीड्स मांग रहा होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बस समझ नहीं पाता कि लड़के का मेन एलिमेंट तो कुछ और है। डैमियन फिर जमीन पर अपनी पावर यूज करता है और कहता है कि उससे कोई एमसी का मेन एलिमेंट कुछ और है, पर वो प्लेन मैजिक यूज कर सकता है। चेनबा भी दूर से देख रहा होता है और उसकी इरिटेट होने वाली फीलिंग बढ़ती जा रही होती है। एमसी को ये सब क्लियरली दिख रहा होता है क्योंकि डेमियन जो हमेशा मजाक करता रहता है वो भी अपनी तैयारी कर रहा होता है। इसलिए एमसी सोचता है शायद वो बंदा अब अपने शेल से बाहर निकलेगा। तभी प्रोफेसर सबको बताता है कि वो हर बंदे का स्टार्टिंग पॉइंट दिखाएगा और पैनल पर पॉइंट्स आ जाते हैं। डेमियन बाय बोलता है और चेनबी भी। एस्टर सोचता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से 6 लोग स्टार्ट करेंगे और उसे तो उनके नाम भी नहीं पता। तभी कोई उसके पास आके पूछता है क्या तुम्हारा नाम एस्टर है, और एमसी तुरंत समझ जाता है कि ये लोग M3 रूम के नहीं है और इनके चेहरे इतने घटिया और घमंडी उसने कभी नहीं देखे। वो लड़का अपना नाम डिब्बे बताता है और कहता है कि उसने एमसी को एक्स्टर से लड़ते हुए देखा था, इसलिए वो एक प्रपोजल देना चाहता है। वो बोलता है कि एमसी जिन बंदे को एलिमिनेट करेगा उनके ब्रेसलेट्स वो खरीदेगा, 30 गोल्ड कॉइन्स देगा हर एक का, एस्टर और डीबीए को छोड़कर। एंड में एमसी को 90 कॉइन्स मिल सकते हैं। एमसी सोचता है 30 गोल्ड कॉइन्स तो एक प्लीबियन फैमिली का 1 महीने का कमाई होता है, तो क्या वो सच में एक ब्रेसलेट के लिए इतना देगा? लड़का फिर बोलता है कि ग्रे डिस्ट्रिक्ट के एक भिखारी जैसे बंदे के लिए बुरा ऑफर नहीं है और उसे लगता है यंग मास्टर अपनी प्रोटेक्शन कर रहा है, बट पता नहीं कितने दिन चलेगा क्योंकि बंदे को तो जिंदा रहने के जुगाड़ करने चाहिए। एमसी सोचता है कि वो पूरा गलत नहीं बोल रहा, लोग इसे कावर्ड भी बोलेंगे या शायद नफरत भी रखें, पर ये लोग बस अपने पास जो है उसमें बेस्ट कर रहे हैं। एमसी पूछता है 90 गोल्ड क्यों? डीप बोलता है क्या ये कम लग रहा है, और फिर 35 गोल्ड पर ब्रेसलेट ऑफर करता है। पर एस्टर फिर भी बोलता है कुछ गलत है और वो उन 3 लोगों की तरफ पॉइंट करता है जो उसके साथ एंटर करेंगे, फिर दूसरे 3 लड़कों की तरफ भी पॉइंट करता है क्योंकि टोटल तो 6 लोग हैं, और पूछता है कि इन्होंने अपने आप को काउंट से क्यों निकाल दिया। जब डील 35 कॉइन्स पर ब्रेसलेट हो गई है तो टोटल 210 गोल्ड बनना चाहिए और वैसे ही काउंट होना चाहिए। तीनों ये सुनकर गुस्से से फटने लगते हैं और डातो और भी गुस्से से भर जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता ये कैसा लोन शार्क टाइप का स्कीम है और एक प्लीबियन को अपनी औकात नहीं पता। इसलिए वो बोलता है 40 गोल्ड कॉइन्स फाइनल, पर इससे एमसी कहता है अब तुम्हें 240 कॉइन्स देने पड़ेंगे। डाइप सोचता है क्या ये बंदा पागल है, पर क्लियरली एमसी मौका देख के पैसे कमा रहा है। उसे लगता है एमसी को ये भी नहीं लगता कि इतनी ग्रीड उसके लिए खतरा बन सकती है, पर उसने एक बार्बेरियन से ज्यादा सोचने की उम्मीद भी नहीं की थी। उसे लगता है अब सीन और खराब होगा, तो वो मुड़के बोलता है कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। लेकिन एस्टर पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि डील टूट गई, पर ब्रेसलेट्स का पैसा तो तुम्हें फिर भी देना पड़ेगा। वो लड़का और भी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता ये क्या बकवास चल रहा है, और एमसी समझाता है कि तुम्हें 120। एमसी बोलता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने के लिए 120 कॉइन्स देने पड़ेंगे। तभी पैन एस्टर को गुस्सा होकर इंसोलेंट प्लीबियन बोलने लगता है, जैसे वो सिचुएशन से ऊपर उठना चाहता हो, और गुस्से में बोलता है कि एक नोबडी जाके माइटी बे का फायदा लेने की सोच भी मत। वो लड़का चिल्लाता ही रहता है जब तक बे, जो ऑलरेडी बहुत गुस्से में होता है, उसे डांटकर चुप रहने को नहीं बोल देता क्योंकि वो उसे क्लाउन जैसा दिखा रहा है। फिर बे बोलता है कि ठीक है, वो 120 कॉइन्स दे देगा क्योंकि ऑर्डर्स हमेशा इडियट लोगों की मर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कॉइन्स निकालता है, पर एस्टर बोलता है कि अब प्राइस बढ़ेगा क्योंकि तुम सब नोबल्स हो और नोबल्स के लिए रेट बढ़ जाता है, तो तुम्हें 160 गोल्ड देने पड़ेंगे। लड़का अग्री करता है और सही अमाउंट दे देता है, पर क्लियरली बोलता है कि अब वो दिखाएगा कि 160 कॉइन्स किसी की लाइफ कितनी मुश्किल बना देते हैं। उसके बाद सब लोग मैजिक सर्कल के पास जाते हैं और प्रोफेसर फिर से एक्सप्लेन करता है कि अगर ब्रेसलेट का फंक्शन ऑफ हो गया तो स्टूडेंट एलिमिनेट हो जाएगा।
वो फोर्स फील्ड के बारे में भी बताता है और ये भी कि वो लोग ब्यूनोस जैसी जगह पर ह्यूमन की तरह अटैक भी कर सकते हैं, और अगर बैरियर टूट गया तो ब्रेसलेट वहीं रहेगा और यूजर को जबरदस्ती बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। ये सब कहकर प्रोफेसर टेस्ट स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है और सारे स्टार्टिंग सर्कल्स चमकने लगते हैं। सारे स्टूडेंट्स टेस्टिंग जोन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं क्योंकि इवैल्यूएशन शुरू हो गई। पेरून सोचता रहता है कि डालिया और डेमियन एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुए होंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। पर इस वक्त असिस्टेंट्स चिल्लाकर बोलते हैं कि कुछ हो रहा है और स्क्रीन फ्रीज हो गई है। प्रोफेसर कप टेबल पर रखकर बोलता है, मैजिक आई चेक करो और पता करो किस स्टार्टिंग पॉइंट से प्रॉब्लम हुई। बंदा मुड़कर बोलता है कि तीसरे स्टार्टिंग पॉइंट से हुआ है। टेलीपोर्टेशन कंप्लीट होते ही एमसी अपने हाथ में एनर्जी जमा करता है और सर्विलांस कैमरा उड़ा देता है। बोलता है कि अब सबके लिए हेडेक होगा। उसी वक्त बाकी सारे लड़के अपनी मैजिक एमसी पर टारगेट कर लेते हैं और डी बोलता है कि वो देखना चाहता है कि एमसी का कॉन्फिडेंस कितनी देर टिकता है। ये बोलते ही सब एक साथ अपने स्पेल्स छोड़ देते हैं। एस्टर सोचता है कि मैजिक लगते ही वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और बाहर टेलीपोर्ट हो जाएगा, तो वो अपनी इंसेंस स्पीड से डॉस कर लेता है। किक प्रिपेयर करते हुए वो सोचता है कि इम्पैक्ट से पहले बस माना ऑफ करनी है ताकि वो सबको मार भी दे और कोई डिस्क्वालीफाई भी न हो। वो उन सबके आसपास घूमकर सबको हिट करता रहता है और उसे अजीब सा सुकून मिलता है क्योंकि उसे लोगों को पीटना बहुत पसंद है। वो बोलता है कि यंग मास्टर पैसों से भरा हुआ हो और कंप्लीटली सीरियस हो, वो वेट कर रहा है। फिर बोलता है कि एक्स्ट्रा 320 गोल्ड कॉइन्स इंसल्ट टैक्स के नाम पर लगेंगे और अब से हर एक हिट का रेट एक सिल्वर कॉइन होगा। कुछ देर बाद डे पूरा इंजर्ड होकर उठता है और बोलता है कि वो सब कुछ पे करेगा जो उसने किया, पर यह कहने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसे बस एक और जोर का पंच मिलता है और एमसी सोचता है कि उसने डिलीवर किया। एमसी सोचता है कि उसने टोटल 100 हिट्स दिए तो 10 गोल्ड कॉइन्स बनते हैं और उसे लगता है कि डेमियन के बिना एनिमीज को मारते वक्त अपनी पावर कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। वो ग्राउंड पर गिरा हुआ ब्रेसलेट उठा लेता है और सोचता है अब क्या करे, क्योंकि उसके पास अब 6 ब्रेसलेट्स हो गए हैं। वो बैठकर सोचने लगता है क्योंकि उसे 3 रिकमेंडेशंस चाहिए, तो पेरून के रिवॉर्ड के अलावा उसे 2 और बंदे चाहिए। उसका फोकस ये समझना होता है कि प्रोफेसर को इम्प्रेस करने के लिए उसे क्या करना होगा। वो सोचता है क्या वो पूरा कॉरिडोर ऑफ चैलेंजेस तोड़ दे, क्योंकि उस जगह पर सिर्फ 4 पिलर्स हैं जो सब कुछ संभाले हुए हैं। पर फिर सोचता है कि ये तो बिल्कुल पागलपन होगा, सीधा मौत को बुलाना और पूरे कॉन्टिनेंट को अपना दुश्मन बनाना, क्योंकि उसे एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता क्या करना है। वो डिसाइड करता है कि बस सीधा वॉक करता रहे। साथ साथ वो सोचता रहता है कि उसके दोस्त कैसे कर रहे होंगे। उधर दूसरी जगह 2 लड़के बिल्कुल डरे हुए होते हैं, बोल रहे होते हैं कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डेमियन, जिसके पीछे एक गोलेम बना हुआ होता है, बोलता है कि वो किसी को आगे नहीं जाने देगा। दोनों लड़के भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि वाइन सीड से गोलेम कैसे कंट्रोल हो रहा है। उनमें से एक लड़का फिसलकर गिर जाता है। जब वो मुड़कर देखता है तो गोलेम उससे कुचलने वाला होता है और वो शॉक में जम जाता है। कहीं और चेन भी सबको बोलता है कि वो बस इवैल्यूएशन पास करना चाहता है और कुछ नहीं, पर अगले ही सेकंड वो चिल्लाकर छुपने लगता है। बोलता है अटैक करना बंद करो, पर कोई सुनता ही नहीं। लड़कियां इतनी ज्यादा पावर यूज करके थकने लगती हैं। चेन भी उनकी बातें सुनता है और बीच में एक मौका देखकर बिना नजर आए भाग निकलता है, पर आधे रास्ते में उसे लगता है कि कुछ अजीब हुआ क्योंकि उसका ब्रेसलेट अचानक काम करना बंद कर देता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर सोचता है शायद किसी मैजिक ने उसे हिट किया होगा बिना उसे समझ आए, इसलिए वो एलिमिनेट हो गया। वो बैठकर बाहर टेलीपोर्ट होने का वेट करता है, पर कुछ नहीं होता तो उसे और भी अजीब लगता है। अचानक एक आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, पूछती है क्या वो सुन सकता है और अपना ग्रीटिंग देती है। वो शॉक हो जाता है क्योंकि ये आवाज एकेडमी के किसी बंदे की नहीं लगती। आवाज बोलती है कि ज्यादातर लोग शायद समझ गए होंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्यों वो यहाँ आए हैं, और जो बंदा उनकी आइडेंटिटी को सस्पेक्ट कर रहा है, ये मैसेज उसके लिए है। आवाज बोलती है कि उसका कोई रिक्वेस्ट नहीं है, वो बस यहाँ इसलिए है ताकि सबको ये समझ आए कि एक पावरफुल बीइंग को गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। फिर वो अपनी लास्ट वार्निंग देती है, बोलती है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब मर जाएंगे क्योंकि कोई एस्केप नहीं है। असिस्टेंट्स पैनिक में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता क्या हो रहा है, पर पेरून बोलता है पैनिक मत करो और तुरंत टीचर्स को बुलाओ, स्पेशली ज़ेरा को। एक बंदा चिल्लाकर बोलता है कि वो तुरंत जा रहा है और भागकर टीचर्स और डायरेक्टर को इन्फॉर्म करने निकल पड़ता है। पेरून टेबल को हाथ से तोड़ देता है और गुस्से में पूछता है कि कैसे इन कमीनों ने हिम्मत की ये सब करने की। अंदर एक गोलेम तबाह होकर गिर चुका होता है और एमसी कन्फेस करता है कि उसे लगता है ये सब बकवास हो रहा है क्योंकि अजीब सी क्वांटिटी में गोलेम्स रुक ही नहीं रहे, एक के बाद एक आ रहे हैं। एमसी गोलेम पे गोलेम हराता जा रहा है और सोचता है कि आवाज घूमने के बाद लगभग 10 मिनट्स हो चुके हैं, और इस टाइम में उसने नोटिस किया कि जो गोलेम्स नॉर्मली स्लो और रिजिड होते हैं वो अब फास्ट और अजाइल बन गए हैं। साथ ही एक और पैटर्न दिख रहा था, गार्डियन गोलेम्स बिना परमिशन खुद ही इन्वेट कर रहे हैं। इसका मतलब किसी ने कंट्रोल सिस्टम को छेड़ दिया है।
पर ये सब उसे और एक्साइटेड कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से वो दुनिया का नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्वर है जो सब सर्वाइव कर चुका है बस हवा में लड़ाई छोड़कर। तो फेस पर स्माइल लेकर वो पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है, सब कुछ कुचल देने का मूड लेकर। उधर चेनबी वापस चलना शुरू करता है और इरिटेट होकर सोचता है अगर उसे पता होता कि ये सब होगा तो वो पहले ही एलिमिनेट हो जाता क्योंकि उसे मरना बिल्कुल नहीं है। तभी उसका ध्यान किसी चीज पर जाता है, जैसे कोई आ रहा हो, पर जब वो देखकर समझता है कि एस्टर आ रहा है तो वो खुश होता है, लेकिन खुशी तुरंत गायब हो जाती है क्योंकि एस्टर के पीछे एक पूरी आर्मी जैसा गोलेम्स का झुंड भाग रहा होता है। एमसी पास आकर बोलता है जितनी तेज भाग सकता है भाग, और दोनों ऐसी स्पीड से भागते हैं जैसे कल हो ही ना। एमसी सोचता है कि उसने किसी की प्रेजेंस फील की थी और लगा था शायद डेमियन होगा, पर वो नहीं है, और अगर वो ऐसे ही भागते रहे तो चेनबी पकड़ा जाएगा। तो एमसी प्लान बी शुरू करता है और उससे ब्रेसलेट मांगता है। वो एक्सप्लेन करता है कि गोलेम्स का डिटेक्शन रेंज बड़ा नहीं होता और इसका मतलब ब्रेसलेट्स कंट्रोल सिस्टम से कनेक्टेड हैं। चेनबी पूछता है एस्टर क्या करने वाला है। एमसी बोलता है कि उसकी आइडेंटिटी गोलेम्स ने ऑलरेडी लॉक कर ली है, तो अगर गोलेम्स उसी पर फोकस करते रहे तो बाकी लोगों के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो ये भी बोलता है कि चेनबी की शायद कोई फैमिली होगी, कोई जिसके लिए जिंदा रहना जरूरी होगा। चेनबी ये सुनकर सोचे में पड़ जाता है और अपने पेरेंट्स याद आते हैं जो हमेशा उससे मैजिक सीखने के लिए एनकरेज करते थे। वो ये सब याद करके मुश्किल से पसीना निगलने जैसा गल्प लेता है और ब्रेसलेट दे देता है, पर एमसी से बोलता है कि प्लीज जिंदा रहना क्योंकि हमें दोबारा मिलना ही होगा चाहे कुछ भी हो। एमसी कहता है टेंशन मत ले, और गोलेम्स को रोकने के लिए वो खुद रुक जाता है, जबकि चेनबी जितना दूर भाग सकता है भाग जाता है। भागते वक्त उसे याद आता है कि उसे हर हाल में जिंदा रहना है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए खाने के बजाय एक ग्रिमोire खरीदा था और उसकी छोटी बहन को उसकी वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा था। तो उसका बस एक ही गोल है, जो कुछ उसने पाया उसका बदला देना। जैसे ही वो ये सोचता रहता है उसे अपनी माँ याद आती है जो कहती थी कि वो परिवार की प्राइड और खुशी है। ये मेमोरी उसे अंदर से फ्रीज कर देती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता क्या वो वाकई प्राइड होने लायक है जबकि वो इतना इंडिसाइसिव और डरपोक है। वो पीछे देखकर सोचता है क्या वो वाकई प्राइड होने लायक है जब उसने एक दोस्त को अकेला छोड़ दिया। फिर वो डिसाइड करता है कि अब वो गिल्ट में खुद को और डूबने नहीं देगा। वो अपने हाथ ऊपर उठाता है और उसके अंदर से इतनी तेज एनर्जी निकलने लगती है जैसे सब कुछ फाड़ देगी, क्योंकि अब वो कभी गिव अप नहीं करेगा। उसके आसपास की पत्थर वाली जमीन टूटने लगती है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, जो मैजिक उसके मास्टर ने छोड़ा था, जिसने उसका टैलेंट जगाया था, वो सच में कुछ अलग ही लेवल का है। इसीलिए वो दिल से विनती करता है कि ये मैजिक काम करे, और फिर वो अर्थ स्पीयर बनाता है जो नाइट की लांस जैसा पावरफुल होता है। चेनबी जोर से एस्टर को पुकारता है। एस्टर शॉक होकर मुड़ता है और उसको वो डेंजरस अर्थ स्पीयर सीधा अपनी तरफ आता दिखाई देता है। वो तुरंत डॉस कर लेता है और वो जाइगैंटिक अटैक गोलेम्स को लगता है जिससे पूरा एरिया हिल जाता है। तब एस्टर को समझ आता है कि जो मैजिक उसने देखा उसने सिर्फ ट्रायल हॉल के पत्थर का शेप नहीं बदला बल्कि उसकी सब्सटेंस तक बदल दी है। वो डिस्ट्रक्शन देखकर बस यही सोचता है कि ये पावर इतनी ऊपर की लेवल की है कि चेनबी को ये हैंडल नहीं करना चाहिए था। और सच में चेनबी इस पावर का यूज करके पूरा खून से सूख गया होता है और गिरने लगता है। गिरने से पहले एमसी दौड़कर उसका बॉडी पकड़ लेता है ताकि उसका सिर जमीन से न टकराए। एमसी उसे बुलाता है और चेनबी कमजोर सी आवाज में बोलता है कि उसके मास्टर ने उससे एक स्पेल सिखाया था जिसका नाम अर्थ स्पीयर है और उसे लगता है यह नाम काफी ग्रैंड है। एस्टर बोलता है कि नाम इतना ग्रैंड भी नहीं पर बिल्कुल फालतू भी नहीं, और असल में ये पूरा डिपेंड करता है कास्टर पर। चेनबी की आवाज धीरे धीरे कम होने लगती है, पर एस्टर उसके मुंह में पोषण डाल देता है और बोलता है ड्रामा मत कर, ऐसे पावर यूज करने से तू मरने वाला नहीं है। फिर एमसी सोचता है कि अब क्या करे, क्योंकि न तो वो चेनबी को साथ ले जा सकता है और न उसे यहाँ छोड़ सकता है। तो वो अपना डिटेक्शन मैजिक यूज करता है और मेज के थोड़ा आगे एक प्रेजेंस फील होती है। इसके साथ ही वो चेनबी को बोलता है कि वो उल्टे डायरेक्शन में भागे और जब उसे एक जंक्शन मिले तो राइट साइड ही लेते रहना जब तक वो दूसरे स्टूडेंट्स तक न पहुंच जाए। चेनबी समझ जाता है पर पूछता है एस्टर क्या करेगा। एमसी दूसरी डायरेक्शन में देखता है और नोटिस करता है कि कंट्रोल रूम की तरफ माना का फ्लो अजीब सा है, तो वो बोलता है कि उसे पहले एक काम निपटाना पड़ेगा। बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो और बेल दबा देना। शुक्रिया।